हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम आपकी कंप्लीट ईवीएस की क्लास लेंगे, जिसमें आपका कंप्लीट ईवीएस करवाई जाएगी, जो कि आपकी सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट नंबर आपके इसमें बन जाएंगे बस इस एक वीडियो को देख के, और इसमें आपकी ईवीएस की पैडागोजी भी करवाई जाएगी। ठीक है, मे बी ये आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, क्योंकि इसमें मेमोरी कम है। ठीक है, मेमोरी की वजह से ये हो सकता है, बट मे बी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो ईवीएस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। ठीक है, तो ये है आपका 1098। डे नाइट ये कभी भी मिला सकते हैं इसको। ठीक है, बच्चों के कोई भी प्रॉब्लम हो, 18 साल या उससे कम के बच्चों के लिए ये होता है नंबर। हेल्पलाइन नंबर है, जैसे पेरेंट्स ने पीट दिया, मिला दिया उठा के। ठीक है, इस टाइप से कोई भी मिला सकते हैं कभी भी। उसके बाद आता है आपका मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट। तो ये होते हैं मैमल्स। कौन से होते हैं? स्तनधारी होते हैं, दूध पीने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये दूध पीने वाले कौन से होते हैं? मैमल्स होते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहरी वातावरण के तापमान के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसमें ना आधी सी साइंस है, आधी सी एसएस है। तो साइंस वाला इसमें पोर्शन कर रहे हैं हम स्टार्ट, और बाद में पूरा कंप्लीट करेंगे जितना भी आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो इसमें आउट ऑफ कंप्लीट नंबर इसमें आपके बन जाएंगे। जितना भी ये आप पूरा कर लोगे ना, तो आपके कंप्लीट मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैंने यही पढ़ा था, बस आपको जितना पढ़ा रही हूँ इतना ही पढ़ना सफिशिएंट है। काफ़ी बहुत अच्छा गया था मेरा एग्ज़ाम, काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ था। देखो, मैमल्स क्या हैं? स्तनधारी हैं, तो ये दूध पीने वाले होते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? बाहर वाले टेम्परेचर के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे देखो, हमारा ह्यूमन का टेम्परेचर फिक्स रहता है ना, हमारी बॉडी तो गर्म ही रहती है, बात चाहे कितना भी ठंडा टेम्परेचर हो, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो काऊ का भी ऐसे ही रहता है, गर्म ही रहती है। बफेलो, गोट, बकरी, चमगादड़ होगी, बैट होगी, वेल फिश होगी, इन सब का क्या रहता है? ये सारे क्या है? मैमल्स हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है। काऊ तो आपको पता ही है। ठीक है, मिल्क देती है, तो ये क्या होगी? मैमल्स होगी। ह्यूमन हो गए, बफेलो होगी, गोट, बैट, चमगादड़ याद रख लेना, मे बी ये आपको शायद कंफ्यूज करे। तो ये भी क्या है? मैमल है। और वेल फिश क्या है? मैमल में आती है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, उन वो रेप्टाइल होते हैं। इनमें आती है लिजार्ड हो गया, जैसे छिपकली होगी, स्नेक हो गया, है ना, टर्टल हो गया, कछुआ हो गया, एलिगेटर हो गया, घड़ियाल हो गया। एलिगेटर होता है घड़ियाल। और क्या होता है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये भी रेंग कर चलता है। उसके बाद इंसेक्ट आते हैं आपके। इंसेक्ट में क्या आते हैं? जैसे बिच्छू हो गया, है ना, स्कॉर्पियो इंग्लिश में बोलेंगे बिच्छू को। कॉकरोच हो गया, मक्खी होगी, हाउस फ्लाई, मक्खी को हाउस फ्लाई बोलते हैं। मच्छर हो गया, है ना, हनी भी होगी, तितली होगी, चींटी होगी। ये सब किस में आते हैं? कीड़ों में, इंसेक्ट्स में आते हैं। उसके बाद चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा, ये सब क्या है? अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। ये सब क्या करते हैं? चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई, रेशम का कीड़ा हो गया। ये सब क्या करते हैं? इनके जो जाति के होते हैं ना, उनको दूर से ही सुन लेते हैं कि हमारी जाति का सदस्य यहाँ पे है। ठीक है, हमारी जाति का कोई भी वहाँ पे पर्सन है, तो वहाँ पे उड़ के उसको ढूंढ लेते हैं। उसके बाद पैरासाइट क्या होता है? परजीवी होता है। पैरासाइट होता है जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपना खाना खाने के लिए। ठीक है, देखो इसमें पूरी साइंस आ रही है। मैंने आपको 6th क्लास की पूरी साइंस एनसीईआरटी की करवाई हुई है, चाहे तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। साइंस के लिए वो ठीक रहेगा, ये आप ईवीएस के लिए यहीं से कर लो, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में कर लो सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? पैरासाइट क्या कहते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, और दूसरों को क्या कहते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, खुद का तो फायदा कर लेते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जोंक हो गया, है ना, दूसरों का खून चूसती है। जू हो गई, बालों में रहती है। अमरबेल हो गया, कैस्कटा हो गया, अमरबेल को कैस्कटा बोलते हैं। ये क्या करते हैं? बरगद के पेड़ के ऊपर लटका रहता है, खुद तो ये खाना बनाता नहीं है, जो वो बरगद का पेड़ खाना बनाता है उससे ले लेता है। ठीक है, उसका भोजन खुद ले लेता है। अच्छा, और जो बगुला है, बगुला देखा आपने? भैंसों गायों के जो इंसेक्ट होते हैं ना, उनको लेता रहता है। भैंस के इंसेक्ट का खा जाता है, भैंस के ऊपर जो भी इंसेक्ट होते हैं गाय के ऊपर, वो खा जाता है और लाभ ले रहा है, बट हानि नहीं पहुंचा रहा। ये कोई हानि नहीं पहुंचाता, ये बल्कि हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सहभोजी हो गया। इसको बोलते हैं कमेंशलिज्म। इसे पढ़ने में क्या लग रहा है? कॉमन सेलिज्म। ठीक है, सहभोजी एक प्रकार का, एक टाइप का भोजन है, सहभोजी है दोनों। ठीक है, जो नुकसान नहीं पहुंचाते एक दूसरे को, वो होते हैं सहभोजी। सहजीविता, जो भी
या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना, डिपेंड रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि लाभ पहुंचाते हैं, तो उनको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, जैसे लाइकेन हो गया, शैवा एल्गी हो गया, लाइकेन और एल्गी हो गई, ये क्या कहते हैं, एक तो ये तो इसके ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहता है, और ये इसके ऊपर किस लिए डिपेंड रहता है, रहने के लिए जगह जगह लेते हैं इसके पास। ठीक है, अब उसके बाद मिल्ड्यू फफूंदी होगी, जैसे ये सब इसके क्या है एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लाइकेन, एल्गी और मिल्ड्यू फफूंदी। ठीक है, सिम सिम याद रखना है आपने, लाइकेन, एल्गी और मिल्ड्यू। उसके बाद एनिमल्स आते हैं, जानवर कौन कौन से होते हैं, डिज़ाइन और इसकी जानवरों की स्किन पे क्या होता है, डिज़ाइन होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू हेयर की वजह से। रात को जागने वाले जानवर क्या है, हर चीज़ को सफ़ेद ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। ठीक है, हर चीज़ को क्या देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। रात को जागने वाले जीव जो होते हैं, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, रेगिस्तानी चूहे हो गए, इनको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखती है। तो ये अपने बात याद रखनी है। कुछ जानवर खास मौसम से लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, खास मौसम जब भी आता है ना, ये कुछ जानवर ऐसे होते हैं लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, लंबी गहरी नींद में कौन चला जाता है, छिपकली चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद देखो कुछ जानवर तूफान, भूकंप आने के समय कुछ पहले अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, अजीब सी हरकतें करते हैं। जैसे कुत्ते रात को कई बार रोने लग जाते हैं ना, जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। गुजरात में जैसे भूकंप आया था 2001 में, और 2004 में दिसंबर में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों को अजीब व्यवहार उनके द्वारा ना जो चेतावनी भरी आवाज़ें आई थी, तो वो सुनने को मिली थी। अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी उनकी बातों को। अंडमान की जाति थी एक खास, वो उनको समझ गई थी, इलाका खाली कर दिया था वहाँ से और उनकी जान बच गई थी। जानवरों में भी देखने और सुनने महसूस करने की शक्ति होती है। जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे डॉल्फिन मछली होगी, अलग अलग आवाज़ें निकालती है, दूसरे से बात करती है जैसे। ठीक है, अब उसके बाद जानवरों का शिकार कैसा होता है, देखो एक सींग वाला गैंडा होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, ये बात आपने याद रखनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा। एक सींग से ही अपने सारे काम काज करता है ये बात याद रखनी है आपने, ऐसे याद रह जाएगा ट्रिक से आपको। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये असम में है। ठीक है, दूसरा सिंग तो इसका है ही नहीं, दूसरा सिंग लगाने में क्या है, असमर्थ है। असम ऐसे याद रख लेना। और ये एक सिंग वाला है, और ये क्या करता है, काजीरंगा, काज एक ही सिंग से करता है सारे। ठीक है, हाथी को देखो ये किस वजह से किसका शिकार किया जाता है, देखो एक सींग वाला गैंडा, उसका शिकार किया जाता है। हाथी को दांतों की वजह से शिकार किया जाता है, उसके दांत ले लेते हैं। गैंडे को सींग की वजह से, एक सींग वाला गैंडा होता है, उसके सींग की वजह से उसका शिकार कर लिया जाता है। शेर को खाल के लिए मार देते हैं। मगरमच्छ का शिकार किस लिए करते हैं, खाल के लिए। सांप का भी खाल के लिए शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कस्तूरी मृग हिरन को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, किसको किसके लिए मार दिया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। कुछ जानवरों की नींद कैसी होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अजगर जो है 18 घंटे सोता है। अजगर कितने घंटे सोता है, 18 घंटे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। बिल्ली 12 घंटे, बैफोर बिल्ली, बैफोर 12 घंटे सोती है। ठीक है, अजगर आज तो 18 घंटे सोएंगे, आज 18 घंटे, ऐसे याद रखना। ठीक है, काऊ 4 घंटे सोती है, गाय सिर्फ 4 घंटे सोती है। जिराफ 2 घंटे सोता है। ठीक है, गाय 4 घंटे सोती है। काऊ की 4 टांगे होती हैं, 4 घंटे सोती है, बस इतना याद रखना। जिराफ क्या होता है, 2 घंटे सोता है। याद रखने की ट्रिक है बस, और क्या ही कर सकते हैं, याद तो करना ही है ना। जिराफ 2 घंटे, जिराफ में देखो राफ रै कैसा लग रहा है, 2 की तरह लग रहा है, तो 2 घंटे सोता है। बैफोर बिल्ली, बैफोर 12, अजगर आज 18 घंटे सोएंगे। ठीक है, 18 घंटे पढ़ लेना। उसके बाद एक स्लोथ होती है। स्लोथ क्या होती है, बिल्कुल ऐसे ना निडल्ली सी होती है, कुछ नहीं करती करती ये। दिखने में भालू के जैसे होती है, बट भालू से अलग होती है। ठीक है, दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं ये। 17 घंटे सोते हैं ये, पेड़ों से लटके रहते हैं, आराम से सोते रहते हैं, और बिल्कुल आलसी होते हैं, एक नंबर के। लटक कर आराम से सोते हैं। 40 वर्ष के जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। 40 ईयर्स की इनकी लाइफ होती है, और सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जा पाते हैं ये, एक से दूसरे पे। फिर ये ज़्यादा पेड़ों पर घूमते ही नहीं है, मतलब सो ही रहते हैं सारा दिन। वीक में एक बार ये शौच वगैरह जाते हैं, शौच जाने के लिए नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है, उसके बाद बाघ आता है। बाघ क्या है, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ये तो पता ही है हमको। बाघ की मूंछें जो होती हैं हवा में
हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की एक मूंछें होती हैं और जो क्या होती हैं, हवा में जैसे ही कुछ कंपन होता है ना, उसको भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की स्थिति का पता चल जाता है कि वहाँ पे मेरा शिकार है। अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है ये, उसकी वजह से, अपनी मूंछों की वजह से। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, अपने इलाके में ये गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ये मौके के अकॉर्डिंग अपनी आवाज बदलता रहता है, जैसे कई गुर्राना शुरू कर देता है। 3 किलोमीटर दूर तक इसका गुर्राना सुना जा सकता है। ठीक है, इसका गुर्राना हम सुन सकते हैं 3 किलोमीटर दूर तक। बाघ के दोनों कान क्या है, बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी सकते हैं। बाघ के कान घूम सकते हैं बाहर की आवाजों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हाथी आता है। हाथी क्या करता है, पानी व कीचड़ में खेलना इसको पसंद होता है। शरीर को ठंडक मिलती है इसके ऐसा करने से। और ये क्या कहता है, नहाता है, उसी टाइम फिर कीचड़ में जाके गंदा हो जाता है। ठीक है, खेलता रहता है। कान इसके पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर कान हिलाकर हवा करता है। गर्मी लगने पर अपने कान हिलाता है और हवा ले लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो 3 मंथ का हाथी क्या होता है, 200 किलो का होता है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, 3 महीने का हाथी 200 किलो का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और पत्तियां और झाड़ियां खाता है। ठीक है, और 3 मंथ का कितने किलो का होता है, 200 किलो का। बहुत कम रेस्ट करता है हाथी, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाथियों के झुंड में ओनली हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, एक झुंड में 10 या 12 हथनियां रहती हैं, बाकी बच्चे होते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी रहती हैं और बाकी बच्चे रहते हैं। और उसके बाद ये सबसे बुजुर्ग इसमें कौन सी होती है, नेता होती है इनकी। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर इस झुंड को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद लंगूर आता है। लंगूर क्या होता है, पहरेदार होता है, शुभचिंतक होता है जंगल के जानवरों का। ऊंचे पेड़ पर बैठा रहता है और अपने पास आने वाली मुसीबत को देख लेता है दूर से ही। खास आवाज निकालकर अपने साथियों को बता देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है कि अब तुम चौकन्ने हो जाओ, मुसीबत आने वाली है। चूहा, देखने की क्षमता कम होती है, चूहे को दिखता कम है, बट सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है इसकी। ठीक है, और मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, बट आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के कान होते हैं भाई, और छोटे छेद जैसे होते हैं बिल्कुल, और दिखते नहीं है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। उसके बाद मछलियां आती हैं। मछलियां कहने खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। बिजली तरंगों से देती हैं, बिजली तरंगों से। जैसे शिकारी ने पकड़ा, दूसरी मछलियों को अलर्ट कर देंगी, दूर हो जाओ। ठीक है, अपने वो तरंगे से फैला देंगी, मतलब उसमें पानी में। गिलहरी क्या करती है, दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं इसके। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ठीक है जी, दांतों से ये चीजें काटती रहती हैं और कुतरती रहती हैं और इसलिए इनके दांत घिस जाते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं इसके दांत बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। और बिल्ली क्या होती है, नुकीले दांत होते हैं इसके, जो मांस को काटने और फाड़ने के काम आते हैं। गाय क्या होती है, गाय आगे के दांत पत्तों को काटने के काम आते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, घास चबाने के काम आते हैं। पत्तों को काटने के लिए आगे वाले और चबाने के लिए पीछे वाले। अच्छा, उसके बाद सांप क्या करता है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे याद रखोगे। नाग, करैत मतलब कर, नाग आपने कर मतलब हाथ से पकड़ा, कर का मतलब हाथ होता है, हाथ से पकड़ा और उसको दबा दिया, दबाया तो क्या आ गया, आफत आ गई आपके ऊपर, उसने काट लिया आपको, है ना। तो इसको ऐसे याद रख लेना, नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये 4 कौन से होते हैं, सांप की प्रजातियां। 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं देश में, ये बात याद रखनी है आपने। एक सेकंड रुको। अच्छा, ये हो गया, गिलहरी हो गया, बिल्ली हो गया, गाय, सांप। हाँ, यहाँ चल रहे थे। जब सांप किसी को काटता है ना, तो उसके दो खोखले जहर वाले दांत होते हैं उसके पास। ठीक है, तो उससे जहर जो है ना व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है, तो इसको कहते हैं विषदंत या फिर फन बोलते हैं। उसके उन 2 दांतों को जो खोखले होते हैं उनको विषदंत बोलते हैं या फन बोलते हैं। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, सीरम दिया जाता है उसको, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, ये तो आपने पता होगा ना वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, जैसे वैक्सीन होती है वैसे ये सीरम बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जहर ही जहर को काटता है। ठीक है, और ये जैसे वैक्सीन कैसे बनती है, जैसे कोई आपका वायरस है, वायरस का क्या करेंगे, जब वो मर जाता है ना, मरे हुए वायरस का ही उसको पार्ट लेते हैं और उसी को ही
यूज़ करते हैं, ठीक है। वैक्सीन दे दी जाती है पहले ही, ताकि हमारी बॉडी उससे लड़ने की पावर आ जाए हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हमारी बॉडी नई चीज़ को देखती है तो पहले कि नई चीज़ को देख के फिर लड़ने की पावर आ जाए उसमें, मरे हुए से पहले लड़ेगी। फिर जब वो जीवित आएगा ना हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उससे लड़ लेगी अपने आप। तो इसलिए वैक्सीन दी जाती है। वैसे ही सांप के जहर के लिए सीरम बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह चबाकर नहीं खाता बल्कि शिकार को निगल जाता है सीधा, ठीक है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बीन बून बजाते रहते हैं ना, उनको सुनती नहीं है, बस थोड़ी जमीन पे जो कंपन होता है ना, चलने से कांपती है धरती के कंपन होता है थोड़ा बहुत, तो वो उसको पहचान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फेंकते रहते हैं, ये सपेरे से पूरे बजाते रहते हैं। सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया सांपों का काल है भाई, विले हैं, ऐसे सांपों के पीछे भागते रहते हैं, है ना। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। कालवेलिया एक नाच होता है जिसमें क्या होती है, सांप जैसी मुद्राएं बनाते रहते हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने का काम करता है, खा जाता है चूहों को, ठीक है। सांप सुन नहीं पाते, तो वो केवल बीन के बीन के हिलने के अकॉर्डिंग अपना सिर हिलाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बीन हिलती रहती है ऐसे ऐसे अपना सिर हिलाते रहेंगे। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ थे, अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। कालबेलिया जाति थी एक, उसमें रोशन नाथ जी थे और वो अपनी जाति के बहुत मशहूर थे। सांपों को बच्चों की तरह पालते थे और बहुत इज्जत करते थे उनकी, ठीक है। और दहेज में भी सांप ही देते थे। वे बहुत इजीली खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो रोशन नाथ नाम याद रखना है आपने, ठीक है। अब केंचुए आ गए। केंचुए क्या करते हैं, जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। इन छेदों में से ना जमीन के अंदर पानी और हवा जाता रहता है, जिसकी वजह से भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए ना अंदर भी, धरती के अंदर जीवित कैसे रहते हैं, जीव जो रहते हैं, तो धरती के अंदर भी तो ऑक्सीजन होती है, उसी की वजह से रहते हैं। हवा पानी तो वहाँ भी जाता ही है। अमृत पत्तियों और पौधे ही खाता है ये केंचुआ जो होता है ना, अमृत पत्तियाँ मरी हुई सड़ी हुई पत्तियाँ खा जाता है और पौधों को ही खाता है, पौधों को खाता है और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ठीक है। ये चलता जाता है और अपने पीछे पीछे वो छोड़ता जाता है, अपना मल छोड़ता जाता है, ऐसे कीटाणु से थोड़े थोड़े ऐसे मिट्टी सी छोड़ता जाता है, मिट्टी जैसा, तो ये बन जाता है। तो उससे क्या होती है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। केंचुओं को किसानों का कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है, ठीक है। मसीहा, मित्र, सखा कहा जाता है, ठीक है, याद रख लेना इसको। उसके बाद खाद खाद क्या है, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। अब केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। केंचुए को पालने को क्या बोलते हैं, केंचुआ पालन, वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर, ठीक है, ये सब बोलते हैं इनको। उसके बाद चींटियाँ आती हैं। चींटियाँ क्या करती हैं, मिलजुल के रहती हैं, इनका काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ क्या करती हैं, बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ क्या करती हैं, भोजन ढूंढकर बिल तक ले आती हैं। चींटियाँ चलते टाइम क्या करती है, जमीन पर कुछ गंध छोड़ती रहती हैं, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता मिल जाता है। तो वो देखे ना, अपनी चींटियाँ ऐसे पीछे पीछे चलती हैं लाइन बना के, तो वो सूंघती रहती हैं, उनकी गंध आ जाती है एक दूसरे को, तो वो उसके पीछे पीछे चलती रहती है। पहरेदार चींटी क्या करती है, एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। विशेष प्रकार की गंध के कारण ये पहरेदारी होती है ना, चींटी वो दूसरी चींटी को पहचान लेती हैं। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती रहती हैं। सामाजिक कीट क्या होते हैं, जो एक समुदाय, कॉलोनी, बस्ती में एक ही प्रजाति के साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं सामाजिक कीट। जैसे दीमक हो गया, ततैया हो गया। ततैया कौन से होते हैं, भूंड होते हैं, ठीक है, भूंड बोलते हैं इनको, येलो कलर के देखे होंगे आपने, है ना। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, ये सब क्या है, झुंड में रहते हैं, सामाजिक कीट बोलते हैं इनको। उसके बाद मच्छर आता है, हमारे शरीर की गंध को पहचान लेता है, खासकर हमारे पैरों के तलवे की गंध को पहचानता है और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलाते हैं, ठीक है जी। अब आगे देखो नेक्स्ट, मक्खी से फैलता है क्या, डायरिया, हैजा और टाइफाइड। मक्खी से क्या फैलता है, डायरिया, हैजा और टाइफाइड फैलता है। अपने पैरों के साथ बीमारी के कीटाणु लाती हैं ये मक्खियाँ और बिना ढके फूड पर छोड़ देती हैं, तो जिससे हम बीमार हो जाते हैं। मच्छरों से बचने के उपाय क्या है, पानी में तेल डाल दो, तो उससे क्या होगा, मच्छरों से बच जाओगे आप। कैसे, देखो पानी में तेल डालने से ना सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है आपका। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, बस आपने इतना याद रखना है, आपके लिए इतना काफ़ी है। सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। तेल डालने से सरफेस की टेंशन कम हो जाती है, ये याद रख लेना, टेंशन कम रहती है उसको कि हाँ भी मेरे पास ऑयल भी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। ऊपर तेल आ गया ना, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, तो मच्छर का लार्वा जो होते हैं ना, उसके बच्चे वगैरह होते हैं, वो मर जाते हैं अंदर ही। मलेरिया क्या होता है,
रोनाल्डो रेशो ने सबसे पहले बताया था इसके बारे में, रोनाल्डो रोश ने, ठीक है, रोनाल्डो रोश ने। मलेरिया हो गया, रोने लग गया, ठीक है, ऐसे याद रखना है, रोना रोना धोना करने लग गया। सबसे पहले बताया था मलेरिया मच्छरों के कारण होता है और भारतीय मूल के थे ये। मलेरिया जो रोनाल्डो थे ना, भारतीय मूल के थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। कपकपी और ठंड लगती है, मलेरिया में बुखार आ जाता है, मादा एनाफिलिस से ही फैलता है मलेरिया। मलेरिया को दूर करने के लिए दवाई कौन सी होती है? सिनकोना। सिनकोना पेड़ की छाल होती है एक, उससे बनाई जाती है, सिनकोना, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लेना। मलेरिया है ना, मलेरिया, मलेरिया कहाँ होता है? कोने में ही होता है, कोने में मच्छर छुपते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। इंडिया का मैप को याद करना है आपने, अच्छे से कर लेना उसमें से। बस इसमें आपको मैं सीधे सीधे वैसे बता देती हूँ कौन कौन क्या है। मैप ऑफ इंडिया क्या है? अरब सागर के नज़दीक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन पक्का आता है हर बार। अरब सागर के नज़दीक कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। दमन और दीव, दादर नगर और गुजरात, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। अरब, अरब, केरल, ठीक है। केवल 1 अरब चाहिए अमीर होने के लिए। केरल, केरल केवल सी साउंड आ रही है ना, तो ऐसे याद रख लेना इसको। अरब, नाटक कर करके अरब, 1 अरब कमा ली उसने। गोवा, ठीक है, 1 अरब कमा के गोवा गया। महाराष्ट्र, महान, महान महाराष्ट्र, महान किस लिए? क्योंकि ये अरबों रुपए कमाता है डेली। दमन और दीव, दमन 1 अरब कमाए इसलिए दमन नहीं हुआ उसका, ठीक है, दमन मतलब खत्म नहीं हुआ वो। दादर और नगर, दादा दादी ने हवेली बनाई, कैसे? अरब कमा के। उसके बाद गुजरात, गुजरात में तो वैसे ही बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो आप याद रख लेना अरब, बस अरब रुपए कमाते हैं वहाँ पे। तो ऐसे याद रखते हैं ट्रिक से, क्या 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 लगते हैं इनके साथ में। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, केरल, कर्नाटक, गोवा, एक और कोई दे देगा, बंगाल की खाड़ी वाला दे देगा। तो आपने इसमें से याद करना है, इसको बताना भी कौन सा गलत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। बंगाल की खाड़ी के नजदीक कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। खड़ी, खड़ी खड़ी, खड़ी खड़ी तगी किस लिए? मिलने के लिए। तमिलना, तुम्हें मिलना था भाई, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, आंध्र, खड़ी रही, क्यों खड़ी रही? क्योंकि अंधी है भाई, दिखता ही नहीं आगे कि रोड कैसे क्रॉस करेगी। अब खड़ी रही, क्यों खड़ी रही? क्योंकि उड़ नहीं सकती थी, उसके पंखों में चोट लगी थी, कोई चिड़िया वगैरह थी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के नज़दीक ये हैं। उसके बाद तेलंगाना के नज़दीक कौन से हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड और पटना, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इसका। स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपसे पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है आपने। उसके बाद किलोमीटर को मीटर में, जब भी किलोमीटर पर आर दिया हो आपको, जैसे आपको दिए किलोमीटर पर आर में कुछ दिया हुआ है, आपने जैसे 5 किलोमीटर पर आर, 18 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बदलोगे? देखो, इसको 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है सीधी, बस इतना बात याद रखना। तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो उल्टा कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। तो ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ आपको, मान लो, और ये आपको बताना है आपने मीटर पर सेकंड में, ये मैंने ऊपर एग्जांपल बता ही दिया। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, आप निकाल लेना आराम से। उसके बाद डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। डायरेक्शन मतलब ये 10 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर इधर गया, तो ये आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं आराम से, ठीक है। रेल टिकट में लिखी जानकारी भी आती है, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, ये सब आता है। PNR का मतलब क्या होता है? पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, ठीक है। संख्या, बर्थ का नंबर और किराया, ये सब कुलदरी, ये सब चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। श्रेणी, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, सफ़र शुरू होने की डेट, टाइम, ये सब लिखा होता है उसमें, ठीक है। पहुंचने की डेट, टाइम, टिकट प्रारंभ होने का स्थान, समाप्त होने का स्थान, ये लिखा होता है। अब PNR क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड को दर्शाता है, ठीक है। ये पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होती है। देखो, ये पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड को दर्शाता है, बट इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। ये दोनों बातों में कंफ्यूज कर सकता है आपको, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी के बारे में ये आपकी पहेली पूछी जाती है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक नीचे दिखे, नीला थी नीला, ये सब पूछा जाता है आपसे, तो याद रख लेना।
राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। 26 जनवरी 26 जैन 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसको घोषित किया गया था। बसंत गोरी, अब बसंत गोरी आता है, बरबट बोलते हैं इसको, बरबट। टुक टुक भी बोलते हैं, गर्मियों में क्या टुक टुक करती रहती है, ठीक है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने एग्स रखती है। उसके बाद वुड पैकर होता है, कठफोवड़ा होता है, ये भी बसंत गोरी की तरह पेड़ में तने में घोंसला बनाता है। कठफोवड़ा काम बनाता है, पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। उसके बाद है आपका शक्करखोरा सूर्य पक्षी। सनबर्ड क्या होता है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना एक लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसको सन की धूप चाहिए भी, इसलिए लटका के बनाती है, ठीक है। ये डाली है कोई, इससे ऐसे लटका के बनाएगी अपना घोंसला, ठीक है। इसका घोंसला बाल मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते और रुई और पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। चील, बाज और गिद्ध आते हैं आगे। चील को काइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, बाज को ईगल्स बोलते हैं, गिद्ध को वल्चर्स बोलते हैं। चील क्या होती है? हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकती है। चील, चैफोर 4 गुना, हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकती है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, ठीक है। और गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता रहता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिख जाती है। उसके बाद है आपका दर्जन चिड़िया क्या होती है? टेलर बर्ड क्या होती है? टेलर मतलब ये दर्जी है भाई। नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, सीने वाली है ये, टेलर है इसलिए, ठीक है। और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अपने एग देती है। उसके बाद वीवर बर्ड कौन होता है? वीवर बर्ड होता है नर वीवर पक्षी, अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसलों में रहती हैं और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उनमें वे अंडे देती हैं, ठीक है। वीवर ऐसे याद रखना है आपने। डव शैम्पू लगाते हो, डव सोप। और कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेंद में घोंसला बनाता है। ये क्या बनाता है? कैक्टस कांटों के बीच में बनाता है, ठीक है। डव लगाने वाले याद रख लेना। कैक्टस कांटे और ये मेहंदी की मेहंदी की मेंद में घोंसला बनाते हैं। उसके बाद कलचिड़ी, इंडियन रोबिन क्या कहता है? घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। क्या लगता है ना, पत्थरों के बीच घोंसला बनाते हैं, इसको याद रख लेना। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। इंडियन वैसे ही पत्थरों के बीच रहते हैं, ऐसे याद रख लेना। घोंसला क्या है? घोंसले में नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, ऊन, रुई सब बिछा रहता है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। चोंच अंदर से लाल होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद मैना क्या होती है? झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू क्या होता है? 360 डिग्री रोटेट कर सकता है अपनी गर्दन को। मैना झटके से करती है, उल्लू 360 डिग्री और 270 तक अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है। मतलब उसका मुंह आगे के पीछे की तरफ एकदम पूरा मुंह घुमा सकता है वो। इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं, ठीक है। कौवा, वैसे बाकियों की क्या होती हैं? लेफ्ट राइट में होती हैं और इसकी बिल्कुल सामने होती हैं। कौवे के घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें होती हैं। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है ये। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेकता है, मतलब उनको सहलाता रहता है, ठीक है। गोरैया, स्पैरो क्या होती है? दिल्ली का राजकीय पक्षी है गोरैया। चिड़िया तो सबने देखी होगी। अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ये पक्षी दिल्ली में सामान्य रूप से दिखता था, बट अब इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, बिकॉज शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई है, ठीक है। उसके बाद अच्छा 1 मिनट रुको। अच्छा, इनके लिए ये जो चिड़िया है ना, इनके लिए स्पेशल दिन मनाया जाता है 20 मार्च को। तो ये किसने मनाया था? शीला दीक्षित ने। जब जिंदा थी ना तब उसने शुरू किया था ये, ठीक है। 20 मार्च को याद रखना। अब उसके बाद पिजन आता है, कबूतर। पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाता है ये पिजन, कबूतर। मनुष्य, कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। उसके बाद पक्षियों की चोंच, बर्ड्स की बीक चोंच कैसी होती है? हुक जैसी होती है, ठीक है, ऐसे हुक जैसी देखी हुई है ना अपनी चोंच, तो हो सकती है ऐसे हुक जैसी होती है पक्षियों की चोंच, जैसा भी अच्छा है, ठीक है। ये अच्छा बना पक्षी। अच्छा, मांस के चीरने फाड़ने के काम आती है चील, बाज, गिद्ध, इसकी एग्जाम्पल है। लकड़ी में छेद करने के लिए भी काम आती है और फूलों का रस चूसने के लिए भी। तोता फल कुतरने के लिए यूज़ करता है और कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए भी काम आती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कौन सी चोंच कैसे काम आती है। देखो, एक तो हुक जैसी चोंच है, ये किसके काम आएगी? चीरने फाड़ने के। ऐसी सीधी सी चोंच होगी, लकड़ी में छेद करने काम आएगी, ठीक है। और ये फूलों का रस चूसने के लिए काम आएगी, फल उतरने के काम आएगी।
उसके बाद कीचड़ में छानबीन करने के लिए ऐसी लंबी सी चोंच काम आती है, ठीक है। और बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए कौन सी, कबूतर और गौरैया की चोंच काम आती है। कबूतर की चोंच आपने देखी होगी है ना, ऐसी होती है। उसके बाद काटने के लिए किसकी काम आती है, छांटी, चांडी और मजबूत, छोटी छोटी चौड़ी और मजबूत होती है इसकी, कबूतर और गौरैया की चोंच, ठीक है। और ये काटने के लिए काम आती है, कैसी, इस टाइप। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बाकी एक बार देख लेना, ठीक है। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसी होती है। मछली पकड़ने वालों की लंबी सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच क्या होती है, फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। हंस, बत्तख हो गया जैसे, ऐसे पक्षी क्या करते हैं, पानी के आसपास रहते हैं और अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, हंस और बत्तख होते हैं ऐसे। मधुमक्खी पालन कौन करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये। बिहार के मुजफ्फरनगर का बेचाहा गांव है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लोग मधुमक्खी का पालन शहद के लिए करते हैं। और जैसे अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के अंडे देने का समय शुरू होता है, यही मधुमक्खी पालन शुरू का भी समय हो जाता है। इस टाइम ज़्यादा पालते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर। मधुमक्खी से एपी अपने आप ही कटवाया भाई, ठीक है। अच्छा, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, लीची के फूल पसंद है मधुमक्खी को, अक्टूबर से दिसंबर में पालते हैं और इसको एपीकल्चर कहते हैं, इसको पालने को, ठीक है जी। उसके बाद लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाचने लग जाती है। उसे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी करती है, और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इसमें मीठा चीनी को घोल डाल देते हैं और उसमें सारी मक्खियां आ जाती हैं, ठीक है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। तो मधुमक्खी के डंक से फॉर्मिक एसिड निकलता है, चींटी में भी फॉर्मिक एसिड निकलता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पौधे क्या होते हैं, डिजर्ट ओक, ये क्या होता है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तान में जो ओक पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये डिजर्ट ओक जो है ना, डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके बाद लीव्स बहुत कम होती हैं इसके ऊपर, और हाइट इसकी जनरल क्लास की दीवारों के बराबर होती है, ठीक है। क्लास की दीवारें जो होती है ना आपकी, जैसे क्लास की दीवारें होंगी या घर की दीवारें होंगी, उनके बराबर होती है। जड़ें क्या होती हैं, हाइट की 30 गुना गहराई तक नीचे जाती हैं, जमीन के नीचे जाती हैं, जहाँ तक जल ना पहुँच पाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है, ठीक है, पेड़ के तने में जमा रहता है। इसका पानी जो होता है पेड़ के तने में जमा कर लेता है। जब कभी इलाके में पानी की कमी होती है तो तने के अंदर अपना पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, क्रोटन प्लांट क्या होता है, क्रोटन पौधे क्या होते हैं, सिग्नल देने वाला पौधा होता है ये क्रोटन। रोटी आगे भी सिग्नल दे रहा है, ये खा लो। जमीन की दशा बता देता है ये, ठीक है, कैसी है। जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती इसकी। इधर जब सोयल सूखने लगती है, जैसे मिट्टी सूखने लगती है, पत्तियां सूखने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, ठीक है, इसकी जड़ गहरी नहीं होती, इसलिए तो ये जब सोयल सूखने लगती है तो इसकी पत्तियां और क्या हो जाती हैं, झड़ने लग जाती हैं, सूखने लग जाती हैं। उसके बाद पिचर प्लांट क्या होता है, घड़े जैसा होता है ये दिखने में, ठीक है, ऐसे ऐसे इसकी शेप होती है, देखो ऐसे, इस टाइप से। यहाँ से ऐसे ढक्कन सा लगा होता है, ये ढक्कन अपना खोल देता है और ये अंदर इसके कीट जब आ जाता है, इसमें अंदर ऐसे बाल से लगे होते हैं, तो उसके अंदर फंस जाता है वो, फिर ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है, उसको जाने नहीं देता, खा जाता है, ठीक है। पिचर प्लांट क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मेघालय में पाया जाता है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में पाया जाता है। लीव फ्रेग्रेंस होती है, अट्रैक्ट इंसेक्ट, इनके पत्तियों में जो है ना फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू आती रहती है, और इंसेक्ट इसकी तरफ होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वो फिर इन्हें खा जाते हैं। लुक लाइक लंबा घड़े के जैसे दिखता है, अभी आपको बताया ना, ऐसे ऐसे लंबे घड़े जैसा होता है और ऊपर ऐसे ढक्कन होता है इनके। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं इसको। अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, कीट पक्षी कौन से होते हैं, डायनिया और सनड्यू, ये भी कीट खाते हैं। डायन तो खाएगी है ना, सन ड्यू ड्यू पिएगा और क्या,
और क्या करेगा, पक्षी खाएगा, इंसेक्ट्स को खाएगा, ठीक है। उसके बाद बनियन होता है, बरगद हो गया, बनाना हो गया, बनियन हो गया। ये क्या होते हैं, लटकन इसकी रूट होती है, ठीक है। बरगद क्या होता है, बरगद को बनियन भी बोलते हैं। और बरगद क्या, इसकी क्या होती है, लटकन इसकी क्या होती है, रूट होती है। जैसे बरगद का पेड़ ऐसे होता है, इसकी जड़ें ऐसे ऐसे लटकती रहती हैं, ठीक है। तो इसकी जड़ें क्या है, बाहरी दिखती रहती हैं, टहनियों से निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं, ऐसे लटक लटक के नीचे जमीन में चली जाएंगी इससे, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या होता है, खम्भों की तरह मजबूत होते हैं। इसकी जड़ें जो होती है ना, खम्भों की तरह मजबूत, खम्भों की तरह होती है, पेड़ को सहारा देती हैं। प्लांट्स दैट वी ईट, हम जो प्लांट्स खाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, हम जो खाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन साइंस में भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। हम कौन कौन सी चीजें खाते हैं, रूट, जड़ों के तौर पे हम क्या खाते हैं, मूली जड़ होती है, गाजर जड़ होती है, चुकंदर जड़ होती है, टोपियोका टेपियोका, केरल में होता है ये टेपियोका, ठीक है। ये शकरकंदी जैसे ही होता है, ठीक है। एक होता है शकरकंद, ये सब चीजें क्या आती हैं, ये जड़ों में आती हैं, ठीक है। जड़ें कौन कौन सी खाते हैं हम, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, टोपी खा देते हैं भाई, ठीक है। और शकरकंद खाते हैं, ठीक है। और स्टेम, तने में क्या क्या खाते हैं हम, आलू, प्याज और अदरक, ठीक है। आलू तना है, प्याज भी तना है और अदरक भी तना है, ठीक है। आलू तन के खड़ा हुआ है भाई, मैं तो हर सब्जी में जाऊंगा, ये भी तन के खड़ा हुआ है, अदरक भी तन के खड़ी हुई है, ठीक है। लीफ, पत्तियों में क्या खाते हैं हम, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी भी पत्तियों में आती है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, देखने में नहीं लगती कि पत्तियों जैसी है ना। पालक, कड़ी पत्ता, ये सब पत्तियां हम खाते हैं, अरबी पत्ती है भाई। सीड्स, बीज कौन कौन से खाते हैं हम, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। चना बीज होता है, बाजरा बीज होता है, सरसों बीज होता है, गेहूं बीज होता है, धान भी बीज होता है। उसके बाद फ्लावर, फूल कौन कौन से खाते हैं हम, सहजन खाते हैं, महाराष्ट्र के लोग खाते हैं इसको ज्यादा। केला 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 केरल में होता है, कचनार यूपी के लोग खाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, सहजन फ्लावर है, केला भी फ्लावर है, केला फ्लावर है भी, याद रखना। उसके बाद कचनार भी क्या है, फ्लावर है। उसके बाद फली में क्या खाते हैं हम, मटर खाते हैं। विदेश से आने वाली सब्जियां कौन सी हैं, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, साउथ अमेरिका से आया, ठीक है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आते हैं, साउथ अमेरिका से आते हैं। गोभी मटर कहाँ से आते हैं, यूरोप से आता है। गोभी मटर ये कहाँ से आते हैं, यूरोप से। और कॉफी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आती है, अफ्रीका से, ठीक है। और सोयाबीन कहाँ से आती है, चीन से आती है, चीन सोया पड़ा भाई, उसके आंखें छोटी छोटी होती है ना, चीन वालों की, सोया हुआ है वो। और उसके बाद कॉफी बीन्स को कैसे याद रखोगे, फै है इसमें, अफ्रीका में भी फै आ रहा है। गोभी मटर यूरो, मटर गोभी की सब्जी खानी है, रोने लग गया भाई, यूरो, तुम रोए। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, साउथ अमेरिका, याद रखना, ठीक है। घास का मैदान जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है, तो ये घास ऐसी होती है। जड़ें इसकी मजबूत होती हैं, खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। उसके बाद इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट क्या होता है, पौधों में क्या होता है, पारिस्थितिक अनुकूलन कैसा होता है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर उगते हैं, ये इनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, है ना। हाँ, पानी में क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। हाइड्रो जहाँ पे आ जाए मतलब ज़्यादा पानी वाली जगह पे उगते हैं। मीजोफाइट्स कहते हैं जनरल प्लेस पे उगते हैं, जैसे बाग बगीचे, खेत वगैरह, वन वगैरह में उग जाते हैं। मीजो मतलब मूसा मीन्स चूहे क्या रहते हैं वन में, बंगलों में, बाग में, बगीचे में, वन, बाग, बगीचों, खेतों में चूहे रहते हैं, मीजो, ठीक है। ज़ेरो डिजर्ट, जीरो डिजर्ट, ठीक है। डिजर्ट में क्या होता है, जीरो वृक्ष होते हैं, तो ये जीरो किसमें उगता है, डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जहाँ सोयल में पानी की कमी होती है वहाँ पे उगते हैं, तापमान ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैक्टस। हेलोफाइट्स खारे जल में और खारे जल वाली जगह पे उगते हैं, जहाँ पे खारा जल होता है। हेलो ही नहीं करता, इतना खारा सा है, ठीक है। उसके बाद देखो, सिंचाई की विधि कौन कौन सी होती है, अब ये करते हैं हम। सिंचाई विधि सबसे पहले आती है ड्रिप मेथड। सिंचाई से क्या होता है, सिंचाई के जल को पौधों की रूट्स में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण, इवेपोरेशन की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर
ना के बराबर होती है। इसमें कोई ना जल की हानि, पानी की हानि नहीं होती, ठीक है, वाटर का लॉस नहीं होता है इसमें। तो ये धीरे धीरे करके ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है, ऐसे बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है, पीवीसी की पाइपलाइन बिछाई जाती है इसमें, ये याद रखनी है आपने। उसके बाद सीड्स, बीज क्या होते हैं? प्राचीन समय में सूखी लौकी में बीज रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे। सूखी लौकी ले ली, उसके अंदर बीज रखे, उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया, ठीक है। और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी, नीम की पत्तियों का यूज करते थे और कीड़ों से बचाते थे। बीजों को ऐसे रखते थे भाई, ठीक है। पौधे समय अपने बीज दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर या पानी के थ्रू एक से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि वहां पे उग जाते हैं, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन की फलियां, अच्छा ये बीज कहाँ कहाँ से आते हैं ये बताया हुआ भाई, ठीक है। सूखी लौकी में बीज रखकर मिट्टी में लेप कर देते थे, मिट्टी का लेप कर देते थे, नीम की पत्तियों से इन्हें बचाते थे। उसके बाद देखो, एक बीज कहाँ से आते हैं? चिपक कर हमारे कपड़ों से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो उग जाती है वही चीजें। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज निकलते हैं, सोयाबीन की फलियों में से बीज अंदर से निकलते हैं। काली मिर्च, सौंफ, सौंफ को और गेहूं को, और ये क्या है? ये सारे बीज ही हैं, ठीक है। काली मिर्च हो गया, सौंफ हो गया और ये गेहूं हो गया, ये बीज ही होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, नाशपाती के बीज आपने देखे अंदर होते हैं, भिंडी में भी अंदर होते हैं, करेले में भी अंदर होते हैं, खीरा, टमाटर, चीकू आदि इन सब के अंदर क्या होता है? बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, कपड़े में बना बीज पानी में भिगोए बीज की तुलना से अधिक अंकुरित होता है, ठीक है जी। अच्छा चलो देखो, अब ये जो हम भी ऐसे लौकी में रख के वो रखते हैं ना, बीज रखते हैं, ऊपर से मिट्टी का लेप कर, मिट्टी में गोबर भी मिला लो तो कीड़ा नहीं लगता। और कपड़े में बांधकर बंधा बीज जो होता है ना, पानी में भिगोए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित होता है, ठीक है। पानी में भिगो कर एक आपने रख दिया, एक कपड़े में बांध कर रख दिया, कपड़े वाला जल्दी अंकुरित हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि कपड़े में क्या है, वो जल्दी से आसानी से सांस ले सकता है। दांत दर्द के ट्रीटमेंट के लिए लौंग को यूज करते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। आ गया था गीगर मेंडल। गीगर मेंडल ने क्या किया था? मटर के दानों पर हेरिडिटी का कंसेप्ट दिया था और मटर के दानों पर प्रयोग किया था इसका। जन्म गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। 28,000 पौधों पर इसने एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, ठीक है, जोड़ियों में आते हैं। और बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, ये सब क्या है? उनके हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। चिकने और प्लस खुरदरे बीज वाले पौधों के जो बच्चे होते हैं, मीन्स उनके जैसे जो उगते हैं, अगली पीढ़ी वाले पौधे उगाए उसमें बीज या तो चिकने या खुरदरे ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक बीज जो थोड़ा चिकना, एक बीज थोड़ा खुरदरा, मतलब एक ही गुण आएगा उनमें। इसी तरह रंग के गुण वाले अगली पीढ़ी में, जैसे पीले और हरे दो ले लिए तो उनमें से पीला उगेगा या हरा उगेगा, ऐसा नहीं भी आधा हरा उग जाएगा। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला या हरा गुण मिलते हैं तो अगली पीढ़ी पौधों के ज्यादा पीले ही बीज वाले होते हैं, हरे नहीं होते। तुलसी क्या है? तुलसी की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं, तो इसमें क्या करते हैं? मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीव होते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं पौधों की जड़ों में जाके, तो इसमें मेडिसिन यूज करते हैं तुलसी में, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, इसमें नहीं करते, तुलसी को मेडिसिन में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती, बैक्टीरिया वाली ग्रंथियां नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखो सरसों। सरसों क्या होता है? इसमें पत्तियां होती हैं, यूज्ड एज सब्जियां, सब्जियों की तरह यूज किया जाता है। पत्तियां होती हैं सरसों में, जिसको सब्जी की तरह यूज करते हैं। सरसों का साग खाते हो ना, साग बनाते हैं इसके बीजों से ऑयल भी बनता है भाई, ठीक है। अमरबेल क्या होता है? पैरासाइट खुद के फायदे के लिए दूसरे पौधों पर रहता है। जैसे मान लो ये पौधा है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बिछा रहेगा, ये ऊपर लाइट ग्रीन सा, आपने लटका भी देखा होगा, तो ये उनसे अपना भोजन लेता रहता है। पटसन का रेशा, जूट क्या होता है? पटसन के पौधे के तने के भाग से प्राप्त होता है। रस्सी वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद एनीमिया क्या होता है? हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया एक बीमारी है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक नहीं पढ़ते नहीं हैं और उनका एनर्जी लेवल लो रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। आयरन की कमी से ये क्वेश्चन आता होता है भाई, आयरन के लिए क्या करना चाहिए? गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। अच्छा क्या खाना चाहिए हमें? जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में
कमी हो, हेमोग्लोबिन की कमी हो या फिर आयरन की कमी हो तो क्या खाना चाहिए? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। उसके बाद एज और जेंडर के अकॉर्डिंग कितना कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए वो है हमारे पास। जैसे नवजात शिशु में कितना होना चाहिए? 17 to 22 डेसीलीटर, 17 से 22 डेसीलीटर हेमोग्लोबिन होना चाहिए। एक वीक के शिशु में 15 से 20, एक मंथ के में 11 से 15, ठीक है, और बच्चे में 11 से 13, और वयस्क में मतलब 18 प्लस ईयर्स का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस पर कितना चाहिए? 14 to 18 होना चाहिए मेल में, और 12 to 16 होना चाहिए फीमेल में, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। नवजात में कितना चाहिए? 17 से 22, 17 to 22, ठीक है। 1 वीक के में 15 से 20 डेसीलीटर, एक मंथ वाले में 11 से 15, एक मंथ एक आ रहा है ना, 11 से 15 याद रख लेना, और बच्चे में 11 से 13 याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद मेल और फीमेल में 14 to 18 होना चाहिए, फीमेल में 12 to 16 होना चाहिए। उसके बाद स्टेट्स और कंट्रीज आती हैं हमारे पास। अबू धाबी आती है। अबू धाबी क्या है? ये देश रेगिस्तानी इलाके में है, यहाँ की भाषा अरबी है, ठीक है। अबू अरबी भाषा कौन सी है? अरबी, और रेगिस्तानी इलाके में है ये। पानी बहुत कीमती होता है यहाँ पे, या ना तो बारिश होती है और ना ही रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है यहाँ पे, और खजूर के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। खजूर के पेड़ कहाँ होते हैं? अबू धाबी में, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में ही पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे होते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम, ठीक है। अबू 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 मुसलमान लोग बोलते हैं ना अब्बू, अब्बू क्या है? दिल क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टोले पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बारिश नहीं होती तो क्या होगा? रेत के पहाड़ ही होंगे, टोले ही होंगे, है ना। टीले पाए जाते हैं। टाइम ऑफ इंडिया क्या है? 1 घंटा 30 मिनट आगे है फ्रॉम अबू धाबी। अबू धाबी से इंडिया का टाइम कितना आगे है? 1 घंटा 30 मिनट। मतलब अबू धाबी में 8 बज रहे हैं तो इंडिया में 9:30 बजेंगे। अबू धाबी में 9 बज रहे हैं तो इंडिया में 10:30 बजेंगे। 1.5 घंटा आगे है, ठीक है। आगे गोलकुंडा फोर्ट आता है। ये कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। गोल हैदराबाद, ठीक है। गोले से डरा, गोल बारूद देख लिया और डर गया। इसमें DRA आ रहा है ना, मतलब डरा, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है, ठीक है। गोलकुंडा फोर्ट का क्या है? इसकी दीवार है, उसका भाग एक गोलाकार शेप में है। कार्ड बेसंश या बुर्ज, इसको बेसंश बोलते हैं या बुर्ज बोलते हैं, ठीक है। गोलकुंडा की दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 158 से लेके 1578 से 1578 से लेके 1687 तक शासन किया था, ठीक है। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने को हेल्प करती थी, ठीक है, जिससे अटैक का पता चल जाता था। देखो ऐसे ऊपर से बने होते हैं ना, ऐसे ऊंची सारी दीवारें होती हैं और ऊपर ऐसे बने होते हैं ऐसे, तो यहाँ से छिप के दूर से देख लेते थे दुश्मनों को क्या आ रहे हैं, ठीक है। औरंगजेब आया था, नहीं कर पाया था। 8 मंथ तक बाहर वेट करता रहता था, क्योंकि इस पे अटैक नहीं कर पाया था, मतलब 8 महीने तक बाहर वेट करता रहता था। इसके चारों ओर क्या थी? खाई थी, ठीक है। 9 खाई बनी हुई थी, ठीक है जी, 9 खाइयाँ थी इसके चारों तरफ। और उसके बाद है आपका, उस समय कांस्य ब्रोंज की बंदूकें बनती थी। फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ब्रोंज से चीज़ें बनती आ रही हैं। हजारों सालों से ब्रोंज से बनती आ रही हैं। ब्रोंज किसका सिस्टम होता है? कॉपर और टिन का। ये मैंने आपको केमिस्ट्री में भी याद भी करवा रखा है ट्रिक से, और इससे क्वेश्चन बनता भी है हर बार TGT साइंस में, एस्टेट में। और ये तो आपका हो गया सीटेट के लिए, और एस्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, EVS है, कॉपर और टिन, ठीक है। रोज कॉपर टिन। रोज क्यों टिन में डाल के 5 चाय पीते हुए, ठीक है। सुल्तान अबू लहसन यहाँ का शासक था, डेमोक्रेटिक शासक था, ठीक है। पंडित शासक मंत्री वगैरह नियुक्त कर लिए इसने, और फिर क्या किया? ये था मुसलमान, ठीक है। और क्या किया इन्होंने? औरंगजेब ने अटैक कर दिया,
ठीक है। औरंगजेब ने अटैक किया और संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था ये। आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। कच्ची पुड़ी उतार दी, भी अंधा था उसको दिखता नहीं है इसलिए, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका मंत्री कौन से रखे थे इसने, पंडित रखे थे और ये मुसलमान था। औरंगजेब ने अटैक कर दिया इसका फिर इस पे, और उसके बाद ये है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें याद रखनी है आपने। उसके बाद लद्दाख आता है। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है, कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं। 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, घर पत्थर के बने होते हैं। लद्दाख में कैसे कैसे घर होते हैं ये बताया हुआ है। 1 या 2 फ्लोर, ठीक है। 2 फ्लोर लदे हुए होते हैं, लद्दाख लदे हुए, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और उसके बाद घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छत या फर्श किसकी होती है, लकड़ी की। छत पर और फर्श पर लकड़ी होती है। और वैसे 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, घर किसके होते हैं, पत्थर के, बीच में पत्थर और ऊपर नीचे लकड़ी, ऐसे याद रख लेना। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत होती है। कम बारिश होती है यहाँ पे। वुडन स्टेयर्स आर यूज्ड, इसलिए लकड़ी की सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं यहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखते हैं और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। गर्मी में ये लोग क्या करते हैं, फल सुखा लेते हैं और विंटर में यूज़ करते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, स्वीट कॉर्न यहाँ मिलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखनी है आपने। लद्दाख में झूले का मतलब होता है वेलकम। लद्दाख में आपको बोलेंगे, जब भी आप जाओगे वहाँ पे आपको बोलेंगे, वेलकम नहीं बोलेंगे, झूले बोलेंगे, ठीक है। ट्रॉली का मतलब क्या है, लकड़ी से बना झूला। ट्रॉली का यूज़ नदी पार करने के लिए किया जाता है यहाँ पे लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद आता है चांगथांग में क्या है, अच्छा, पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। पश्चिमी उत्तरी यहाँ पे है मतलब, ठीक है। ये ऐसे होता है ना, देखो यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है, और यहाँ पे उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, ठीक है। पश्चिमी उत्तरी मतलब यहाँ पे, पश्चिम उत्तर यहाँ पे होता है, ठीक है। तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है, ठीक है। लद्दाख दक्षिण पूर्व यहाँ हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति पाई जाती है। चांगथांग इसका नाम है, चांगपा प्रजाति पाई जाती है, चांग, ठीक है, मिलता है ना नाम। जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। ये हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। ये लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। रैबो मतलब रहो, यहाँ पे रहो, ऐसे याद रख लेना, यहाँ पे रहो, ठीक है। टेंट में रहते हैं। इनके टेंटों का डिज़ाइन क्या आता है, 1000 साल से भी पुराना है। यहाँ सर्दी में क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। और चांगपा की भाषा में अर्थ क्या है, कम लोग, ठीक है। चांगथांग का कम लोग है, 5000 रहते हैं यहाँ पे। लेखा अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है, ठीक है, जिसे ये लेखा बोलते हैं। टेंट के पास एक जगह होती है जिसे लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा में बकरी भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें कैसी होती हैं, पत्थरों की होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक चिन्ह बनाता है, मतलब ऐसे साइन बना के रख देता है। जैसे ये भेड़ बकरी है कोई, नीली बकरी, तो कैसे बनेगी, जैसे ही बने देख लेना भाई, कुछ भी बन जाए। अच्छी ड्राइंग बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये भेड़ बकरी है, जैसे इसको कहाँ रखेंगे, ऐसे उसमें रखेंगे, चिन्ह बना के रखेंगे, इसके ऊपर साइन बना देंगे कोई, जैसे कोई ओम बना देगा, कोई ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह बना देगा, है ना, कुछ बना के रख लेंगे अपने अपने साइन, ये मेरी है, पता चल जाएगा। औरतें और छोटी बच्चियाँ अपने जानवरों को गिनकर चराने जाती हैं और लौटकर दोबारा गिनती हैं। ये अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, ठीक है, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल क्या होती है, चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है ये, ठीक है। जिन बकरियों को मुलायम पश्मीना ऊन निकलती है, ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। बहुत ऊंचाई पे रहती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहती हैं, उनसे ये बनती है ऊन, ठीक है, पश्मीना। और ये 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, -40, ठीक है। ठंड में टेम्परेचर 0 से -40 तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है, ठीक है। और इनमें से कुछ बाल ये गर्मियों में गिरा देती है, यूज्ड फॉर शॉल, तो वो जो बाल गिरते हैं वो शॉल के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं। इनका बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल ना हमारे 1 बाल के बराबर होते हैं, बहुत पतले होते हैं इनके बाल। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है,
असली पश्मीना शॉल जो होती है ना, 6 स्वेटर जितनी गर्म होती है वो। उसके बाद श्रीनगर आता है। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में होते हैं, कुछ पानी में होते हैं, कुछ ऊंचे पर्वतों पे होते हैं, कुछ पत्थरों में होते हैं। ठीक है, इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट बनी होती है इनकी, 80 फुट लंबी, 80 फीट लॉन्ग होती है, 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। अच्छा, डोंगा बोट क्या होती है? झेलम नदी में डल झील में मिलती है। ये झेलम नदी में डल झील में मिलती है। और उसके बाद आता है, इसके अंदर जो होते हैं ना, कई रूम होते हैं डोंगा बोट में, और अंदर से एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो इसकी छत पर डिज़ाइन होता है कर्ड ख़त्म बंद, छत पर जो डिज़ाइन होता है मतलब उसको ख़त्म ही कर देते हैं। ये छत पे जाके सब ख़त्म। ठीक है, डिज़ाइन इतना अच्छा था कि देखते ही रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, सब खत्म ही यहीं पे आके। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और छतें ढलान वाली, ऐसे पत्थर के घर बने होंगे। ठीक है, और ऐसे छतें ढलान वाली बनी होंगी। ठीक है, और इसमें कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं, जैसे दीवारों के ऊपर ऐसे खिड़कियां निकली होंगी। ठीक है, इन्हें डैब कहते हैं। इनकी खिड़कियों को क्या कहते हैं? डैब कहते हैं। ठीक है जी। डोंगा पोर्ट, कश्मीर के घरों की बात हो रही है। इनके घरों की खिड़कियों को डैब कहते हैं और इनमें सुंदर डिजाइन होते हैं। शिकारा बोट क्या होती है? शिकारा बोट कहाँ मिलती है? केरल में। रल मिलके शिकार करने गए। शिकारा केरल में। पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है। कश्मीर में मछली सरसों के तेल में पका के खाते हैं। हाय हाय, कितना बड़ा बुरा हाल है ना। मछलियाँ खाने वाले, नॉन वेज वाले कैसे खा जाते हैं पता नहीं। चलो, सबकी अपनी मर्जी। कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में पका के खाते हैं, गोवा में नारियल के। ठीक है, नारियल के तेल में। ये याद रख लेना, कश्मीर में मछली को कैसे खाते हैं? सरसों के तेल में पका के, और गोवा में नारियल के तेल में पका के खाते हैं। और कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय होती है, फेमस है। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। ये जो चाय है ना, फेमस चाय, ये पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला के बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग की वजह से इस जिले का नाम मधुबनी पड़ा। इसका नाम मधुबनी भी है, मधुबनी पेंटिंग की वजह से पड़ा है इसका नाम मधुबनी। ठीक है जी। और उसके बाद देखो फिर आगे, मनाली हिमाचल प्रदेश आ गया। बारिश की बर्फ थी, बर्फ भी कहते हैं इसको, मनाली को। ठीक है, घर पत्थर और लकड़ी के होते हैं, छतें ढालू वाली होती हैं। ढालू, छतों को ढालू कहते हैं, ढालू की बनी होती हैं। और ढालू कहते हैं मतलब। ठीक है, गद्दी जनजाति यहाँ पे रहती है। लोग हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी बोलते हैं। रेड और वाइट फ्लावर वहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तर में रेड और वाइट फ्लावर मिले उत्तर में। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश आता है। उसके बाद यूपी में कन्नौज जिला है, यहाँ पे, वहाँ पे इत्र बहुत फेमस है यूपी का। ठीक है, यहाँ के फूल वैसे भी यूपी में ही है ना, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर है। इत्र की खुशबू वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो इत्र याद रख लेना, यूपी में ऐसे याद रख लेना। कन्नौज में यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। इत्र, गुलाब जल और केवड़ा। केवड़ा क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। यूपी में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, और कथक यूपी का डांस है। बिहार में क्या है? मधुबनी जिले में त्योहार और खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता होता है कई बार। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके, 100% इसी में से आएंगे जितना करवा रही हूँ मैं। चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग क्या होती है? वर्ल्ड वाइड फेमस है। इन रंगों में ना नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे नील का, हल्दी का, फूल का, पेड़ों के रंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया है। असम में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट में है ये भी बातें याद रखनी है अपने, कहाँ पे है ये? नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। तो घर जमीन से 10-12 फुट की ऊंचाई पर होता है, 10-12 फीट ऊपर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है। ठीक है, बांस में बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का यूज़ होता है। ठीक है, और जैसे ये पेड़ के ऊपर बना लेंगे घर बांस से या इस टाइप से। ठीक है, असम में बांस और रस्सी से पुल बनाए जाते हैं। या बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। गरीबों का टिम्बर मतलब गरीबों का मसीहा। ठीक है, बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की किस्म है। असम में कौन खाया जाता है? कौन से चावल खाए जाते हैं? बोरा, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू मनाया जाता है। बिहू कहाँ में मनाया जाता है? असम में। ठीक है, मिजोरम भी कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में,
उत्तर पूर्व में। अब मिजोरम की बात आ गई है। मिजोरम भाषा बोली जाती है, मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, ठीक है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं और मुख्य फसल इनकी चावल है। उसके बाद खेती की लॉटरी निकाली जाती है यहाँ पे। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन से खेती करने का अवसर मिलता है, ठीक है। जैसे 10-5 परिवार इकट्ठे हो गए और वो सबको साझी जमीन होगी वो। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है झूम की खेती मिजोरम में होती है। झूम की खेती कहाँ होती है? मिजोरम में होती है, ठीक है। उसके बाद देखो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती कहते हैं। फसल काट के छोड़ दिया, फिर कुछ टाइम बाद बाढ़ झाड़ उग जाती है वहाँ पे और आग लगा देते हैं, फिर कुछ टाइम छोड़ देते हैं और फिर बीज डाल देते हैं, तो दोबारा उसको खेत को जोतने की जरूरत नहीं पड़ती। फसल का काम खत्म होने पर क्या कहते हैं? चिराव डांस करते हैं ये। उसके बाद केरल आता है। केरल में क्या है? टैपियोका। टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है, उबाल कर खाते हैं। फल है एक टैपियोका, ठीक है, शकरकंदी जैसा होता है। ऑल्सो कार्ड कप्पा, इसको कप्पा भी बोलते हैं, ठीक है। वल्लम, वल्लम नाव केरल में पाई जाती है। लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है जी। मलयालम में मम्मी की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं? बलियम्मा, ठीक है। मासी को बलियम्मा बोलते हैं। और नानी को अम्मुमा, चाचा को चिटटपन, ठीक है। चाची को कुंजग्गा, कुंजम्मा, ठीक है। और पिता को अप्पा। केरल में गो टू फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए फेरी नाव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। केरल में क्या होता है? मसालों का बगीचा। केरल को मसालों का बगीचा भी बोलते हैं। यहाँ पे तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि उगाया जाता है। केले के फूलों से यहाँ पे सब्जी बनाई जाती है। आंध्र प्रदेश का आता है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के मोचमपल्ली कस्बे में है, ठीक है। मुक्तापुर गांव है एक, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के मोचमपल्ली कस्बे में है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का प्रिय फूड, फेवरेट फूड क्या है? इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, नारियल की चटनी, ये सब चीज़ें यहाँ की फेमस हैं, ठीक है। और पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। पोचमपल्ली, तेल का पोचा लगा दिया, पोचा और तेल, जिला तेलंगाना में है। पोचमपल्ली, पोचा लगा दिया तेल का, ठीक है। इसमें अधिकतर लोग बुनकर हैं, ठीक है। और ये बुनाई को हम कहते हैं पोचमपल्ली या फिर कलमकारी। ये जिला चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। उसके बाद मुंबई आता है। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन मुंबई में है। और नागपांडा अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है, ठीक है। कौन कौन सी? नागपांडा, मुंबई में नाग बहुत पाए जाते हैं। अफसाना, अफसाना, ठीक है। और उसके बाद बाजार गांव महाराष्ट्र में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, ठीक है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। उसके बाद सहजन में फूलों में, अच्छा, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। और यहाँ पे वर्ली चित्रकला है, सर्वाधिक देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है और महाराष्ट्र और गुजरात में इसको बनाया जाता है, इस चित्रकला को। इसमें फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़न, खेती और नृत्य, ठीक है, उत्सव और जानवरों आदि के जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। इस आर्ट में गाय का गोबर यूज करके और मिट्टी का भी यूज किया जाता है। राजस्थान में घर मिट्टी के बने हुए होते हैं, दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इसमें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। टैंक को टांका कहते हैं, ठीक है। टैंक को टांका कहाँ पे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, याद करने वाली हैं। इनको कैसे भी करके आपने याद करना है। अगर आपको याद ना हो तो आप मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी मैं। इसकी ट्रिक बना लूँगी आपके लिए, ठीक है। तो याद ना हो तो बता देना, क्या क्या नहीं याद हो रहा आपको तो आपको बता दिया जाएगा। अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोद कर तैरते हैं ये, टैंक बनाते हैं। ज़मीन में गड्ढा खोद के नीचे उसमें टैंक बनाते हैं। छतों पर ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में छान कर उसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। और टेकला गांव है यहाँ पे, एक 1600 मीटर ऊंचा है, राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है, ठीक है। और राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गाँव भी है, एक खेजड़ली गांव है। यहाँ के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। और आज भी उसको क्या होते हैं, चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आज भी ये लोग बिश्नोई कहलाते हैं, इनको बिश्नोई कहते हैं, ठीक है। पेड़ों और जानवरों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। बिश्नोई समाज द्वारा पेड़ बचाने के लिए आंदोलन 300 साल पहले चला था। सबसे पहले
300 साल पहले चला था। अगुवाई दी थी बिश्नोई समाज में। अगुवाई किसने की थी? बिश्नोई समाज की अमृता देवी ने। ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ शिकार करना, हंटिंग, पेड़ों को काटना, कटिंग ऑफ ट्रीज वर्जित है। कटिंग ऑफ ट्रीज वर्जित है, ठीक है। पेड़ों को काटना सब वर्जित है, शिकार करना भी वर्जित है। दूसरा आंदोलन चिपको आंदोलन हुआ था। अच्छा, वो पहले नहीं हुआ था, अब हुआ था। दूसरा आंदोलन हुआ था, इसी से प्रेरित था, ठीक है। चिपको आंदोलन जो हुआ था वो इन्हीं से प्रेरित था। उत्तराखंड में हुआ था। ये सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में हुआ था, कोविड में जो मर गई थी, ठीक है। कोविड में इनकी डेथ हो गई थी, सुंदरलाल बहुगुणा की। आई थिंक ये जेंट्स थे, पता नहीं लेडीज थी कि जेंट्स थे, ठीक है। नाम याद रख लेना बस, सुंदरलाल। जेंट्स ही लग रहे हैं नाम से तो। उसके बाद रेगिस्तान में होते हुए ये भी गांव हरा भरा है, ठीक है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। खेजड़ली, खेजड़ी, ठीक है। ये पेड़ रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं। नो नीड ऑफ मोर वाटर, इनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इनकी छाल, बार्क यूज्ड फॉर दवाई, इनकी जो छाल होती है ना, उनको दवाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है इनकी, ठीक है। इनकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और होती अच्छी खासी है यहाँ पे इनकी पत्तियाँ, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी होती हैं जिनको खा जाते हैं और उनकी भूख मिट जाती है। उसके बाद इग्लू। इग्लू क्या है? एस्किमो प्रजाति है। खानाबदोश लोग हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों में घूमते रहते हैं। इस घर में सर्दी नहीं लगती है। जब ये घर एंट्री ले लेते हैं, घर में एंट्री ले लेते हैं, तो इनकी खुद की हीट बाहर नहीं आती और इस घर की दीवारें ही ऐसी बनी होती हैं कि इनके अंदर इनकी हीट आ जाती है और इनको ठंड नहीं लगती। और राज्य के प्रमुख त्योहार आते हैं। अब तिल संक्रांति कहाँ मनाई जाती है? यूपी में, बिहार में और एमपी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये बात याद रखनी है। गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। महान आदमी गुड़ खाते हैं। नब्बान। नब्बान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नब्बान पश्चिम बंगाल में। ओणम केरल में मनाया जाता है। बिहू असम में। पोंगल तमिलनाडु में। उसके बाद पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। अर्जेंटीना देश के व्यक्ति पृथ्वी का पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े रहते हैं। जैसे अर्जेंटीना के लोग हैं ना, जैसे हमारा मुंह इधर है तो ये इधर उल्टे खड़े रहते हैं, हमारी तरफ देख रहते हैं, ठीक है। और जल क्या है? ओशन। ओशन का जल जो है ना, लवणीय, सलाइन है, ठीक है। खारा होता है, ठीक है। और इनको फ्रेश वाटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर ओनली 2.7% ही है। इसके लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों ग्लेशियर के रूप में है। हिमनद आजकल पिघलते जा रहे हैं। ये ग्लेशियर्स को हिंदी में हिमनद कहते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पिघलते जा रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। और जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी के साफ करने का तरीका क्या है? उसको उबाल दो। गंदा पानी पीने से क्या होता है? दस्त और हैजा होते हैं। दस्त और उल्टी होने पर शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। उसके बाद है जल का सर्वाधिक घनत्व कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है, 3.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जल वेग सर्वाधिक विलायक है, हर चीज में घुल जाता है, ठीक है। पदार्थ की तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। सोलिड, लिक्विड, गैस में। बर्फ के रूप में, लिक्विड के रूप में, पानी के रूप में और गैस मतलब जब ये भाप बन जाता है। कुआं और बावड़ी क्या है? ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी होएगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होंगी, ठीक है। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण का स्रोत है। पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं, ठीक है। मृत सागर क्या आता है? इसमें कोई डूबता नहीं है। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, बट मृत सागर क्या है? दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, ठीक है। इसमें डूबते नहीं है, नमक होने की वजह से डूबते नहीं है इसमें। पाचन के रहस्य क्या है? सीक्रेट्स ऑफ डाइजेशन क्या है? डॉक्टर बोमोंट ने कहा है। बोमोंट क्या है? मार्टिन बोमोंट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट से पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। मार्टिन एक सोल्जर था, ठीक है। और वो जैसे उसको गोली वगैरह लगी है, कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो उसके हॉस्पिटल में पड़ा रहा। तो उसका पेट में ऐसा ना, ऐसा दिखता था सारा कुछ कि क्या खा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो सारी चीजें दिखती थी। तो वो खिड़की वाले पेट का खिड़की वाला पेट था, मतलब ऐसे समझ लो। सारे पाचन के रहस्य, कई रहस्य खोले इन्होंने। मार्टिन ने पेट के कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकाले और उस पाचक रस को कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए उसके ऊपर। और तो डॉक्टर बोमट ने एक ऐसे बनाया था, कुछ तालिका सी बनाई थी, ठीक है।
टेबल बनाई थी। मार्टिन एक सोल्जर था, उसको गोली लगी थी, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। डॉक्टर बोमंट की गोली निकाल रहे थे तो पेट की विंडोज दिख गई। पाचक रस इसके ग्लास में डाला, फिर उसमें दूध वगैरह डाला और चेक किया। ग्लास में जो पाचक रस है ना, उसमें खाना कितनी जल्दी पचता है और पेट में कितनी जल्दी पचता है, तो ये सब चीजें उन्होंने चेक करी। कच्चा दूध जो है ना, पेट में 2.25 घंटे रहता है और ग्लास में 4 घंटे, 4 पौने 5 घंटे में पचता है। ग्लास के अंदर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उबाला दूध 2 घंटे और ग्लास में 4.25 घंटे, पूरा उबला 3.5 घंटे और इसमें ग्लास में 8 घंटे, कम उबला 3 घंटे, 6.5 घंटे। ये मेरे को लगता है ऐसे पूछा जाएगा आपसे, बाकी याद कर लेना, क्या पता। कच्चा फेंटा हुआ 2 घंटे और ये 4.25। कच्चा दूध और ये आ जाएगा आपका 1.5 घंटा और 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए ना हमारा पेट खाने में खूब हिलाता घुमाता है, ठीक है। खाने को खूब हिलाता है, हमारा पेट घुमाता रहता है। जब दुखी या परेशान होते हैं, खाना ठीक नहीं पचता। क्यों? हमारे पेट का पाचक रस एसिड की तरह हो जाता है उस टाइम पे। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स है हमारे पास आगे। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिडी टांड्रा। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिला के मम्मी देना, ऐसे बोलेंगे ना, मम्मी देना, मामी दी टांड्रा, ठीक है। और आम पापड़ बनाया जाता है, मामी दी टांड्रा बोलते हैं आम पापड़ को। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया जाता है बिकॉज गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देंगे, ठीक है। धूप में नमी नहीं रहेगी, उसमें धूप से नमी भी नहीं रहेगी और सही हो जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशी से नमी निकल जाए। थोड़ी सी नमी रह जाए तो अचार सड़ जाता है। आम को पूरे साल चलाने के लिए अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि बनाए जाते हैं। ब्रेड के पैकेट से बनने की डेट, मूल्य, कब तक यूज कर सकते हैं, सामग्री सब लिखा होता है, वजन वगैरह उसका। ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड से सड़ने के कारण आती है, ठीक है। और फफूंदी जीवाणु पर तैरते रहते हैं। फफूंदी के जीवाणु क्या करते हैं? हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है, जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगेगा, ठीक है जी। वो सारा नमक डाल दो किसी पानी के बर्तन में और उसके ऊपर नींबू रखो तो वो तैरने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारी बॉडी के विभिन्न पोषक तत्व क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट, विटामिन, खनिज आदि होते हैं। प्रोटीन की नीड शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है, ठीक है। प्रोटीन युक्त भोजन के प्राय शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं, बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। अदर पोषक तत्व क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स होते हैं और पानी होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी बोलते हैं, ठीक है जी। प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलता है हमारे मसल्स को, जिससे वो जोड़ता है मसल्स को, टूटी हुई मसल्स को जोड़ देता है। हमारी बॉडी में, हमारे फूड में रफेज की पूर्ति उत्पादों से होती है, सलाद जैसी चीजों से होती है, ठीक है। रफेज मेन सोर्स है किसका? रफेज के मेन सोर्स कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल होगी, आलू हो गए, ताजे फल हो गए, सब्जियां, ये सब क्या है? आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। छिलका उतार कर यदि सब्जियों को, फलों को धोएं तो उसमें सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। पेट में रस कौन सा होता है? एसिडिक, ठीक है, HCl होता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। डाइजेस्टिंग फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब वोमिट, लूज मोशन हो तो हानिकारक पानी बाहर निकल जाता है। और नेसेसरी टू कंप्लीट वाटर इन बॉडी, तो हमारी बॉडी में पानी को पूरा करने की जरूरत होती है। जब तक उल्टियां दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को मदर का मिल्क देना चाहिए। और बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं, ये सब लेनी चाहिए। पकाने के तरीके क्या हैं? भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर, ये सब चीजें हैं, तरीके हैं, है ना, ये तो आपको पता ही है। खाने के टाइप्स कौन से हैं? ऊंधियू हो गया। ऊंधियू क्या है? जो उल्टा बना के खाया जाता है, उल्टा बनाओ और खाओ। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उनको क्या करते हैं? सील बंद कर देते हैं, उसके अंदर बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, ठीक है। इस पकी हुई सब्जी को क्या कहते हैं? ऊंधियू कहते हैं। गुजराती में ऊंधियू का मतलब उल्टा होता है। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है, ठीक है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आम के गुद्दे में, अच्छा ये हो गया हमारा, है ना, ये कर लिया, ये दोबारा से आ गया। उसके बाद देखो हमारे शरीर के विभिन्न, ये भी हो गया, ये रिपीट हो रहा है। आगे देखो ये भी हो गया, है ना। उसके बाद
लिंग ड फेन, ये क्या है? सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। हे भगवान, कैसे खाते हैं ये? सांप ही खा जाते हैं। हांगकांग के लोग खाते हैं, हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? लिंग ड फेन, फेन फन वाला सांप खाते हैं भाई, याद रख लेना, फेन फन ऐसे याद रख लेना। पंजाब का क्या है? फेवरेट है, अच्छा सॉरी, पंजाब का फेवरेट राजमा चावल है और छोले भटूरे हैं। उसके बाद थ्रेशिंग विनोइंग होता है। थ्रेशिंग क्या होता है? ये 6th क्लास का चैप्टर है आपका साइंस का, उसमें से आता है ये। थ्रेशिंग क्या होता है और विनोइंग क्या होता है? थ्रेशिंग गहाई करना, मतलब काटी गई फसल के बीजों और दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। डंठल को पीसकर अनाज के बीज निकाल लिए जाते हैं, डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेशर द्वारा किया जाता है, ठीक है। और विनोइंग क्या होता है? हल्के भूसे कणों को, अनाज के बीजों को गेहूं, दाल आदि से अलग किया जाता है। जैसे ये पंखा रख के आपने देखा भी होगा, ऊपर से ऐसे गिराते रहते हैं, कनक जब साफ करते हैं तो हवा से क्या है, उसके जो कण है वो दूर चले जाते हैं। हवा मीन्स विंड, और विन, यहाँ पे विन है, विन विंड ऐसे याद रख लेना, हवा से दूर उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। और दीपावली क्या बनाई जाती है? अमावस्या को बनाई जाती है, होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। ये बात अपने याद रखनी है। टेक्निकल वर्ड कौन से हैं? गिफ, गिफ इन चैट मीन, गिफ का मतलब क्या होता है? बिना बोले संचार करना, ठीक है, बिना बोले संचार करना। गिफ आजकल तो बहुत भेजते हो ना आप उस पे, व्हाट्सएप पे। रेड डाटा बुक क्या है? जहाँ पे विलुप्त हो गई जीवों का, विलुप्त जाति का इसमें शामिल किया जाता है, रखा जाता है, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कौन सी जाति विलुप्त हो गई है। विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। IUCNR क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ICCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इस बुक को जारी करती है, ठीक है जी। इस बुक को जारी, डाटा बुक को कौन जारी करता है? IUCN, ये बात आपने याद रखनी है। इस बुक को जारी करती है IUCN का सूची जारी करता है, जिसे रेड, एक सूची जारी करता है IUCN जिसमें रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों और प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर खतरे से गुजर रही हैं। इसमें प्रकाशित जातियों को थ्रेटन्ड स्पीसीज का नाम दिया जाता है। गिद्ध, टाइगर जो कम होते जा रहे हैं उनका भी इसमें वर्णन है। 3 वर्ग होते हैं इसमें, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर, ठीक है। एंडेंजर्ड जो खतरे में है, वल्नरेबल और रेयर दुर्लभ, ठीक है। भारत में प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक तो है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट, कार से उतरो, कार से उत्तराखंड, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी, 1936 में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है ये, ठीक है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है एक, गिर गुजरात में है। 1913 में एशियाई सिंहों के लिए की गई थी इसकी स्थापना। गिर वन बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, यूपी का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बाघों और बारहसिंगों के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। सारे काज एक सींग वाला खुद ही करेगा। रणथंभौर राजस्थान में। और उसके बाद है आपका मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राज्य की 3rd बाघ परियोजना है ये। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। और उसके बाद दाच्चीगाम है, हंगुल मृग के लिए फेमस है ये। केवला देव था घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव या फिर घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसे 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये साइबेरियन क्रेन सारस के आगमन के लिए फेमस है, ठीक है। जब बाहर वाला अपोजिट हो जाता है ना मौसम, तो बाहर वाले ठंडे प्रदेशों वाला ये सारस जो है यहाँ पे आ जाता है इंडिया में। साइबर क्रेन के आगमन, साइबर क्रेन बोलते हैं इसको, ये इंडिया में आ जाता है, ठीक है। उसके लिए ये जगह फेमस है। उसके बाद दादी माँ का नुस्खा, ठीक है। और इसमें क्या है? गुलाब जल, ग्लिसरीन और इक्वल अमाउंट, इसमें नींबू कुछ बूंदे डालो, यूजिंग इन त्वचा, अच्छा स्किन में यूज करने से त्वचा फटती नहीं है। ये दादी माँ का नुस्खा है, ये पूछ सकते हैं क्या है, ठीक है। गुलाब जल, ग्लिसरीन में नींबू डालो। ओडिश
ओडिश क्या है? पट्टचित्र की कला है एंड एल्युमिनियम की खान है, ओडिश नाम है इसका। और उसके बाद है आपका पक्षी आगे, एनसीईआरटी के पक्षी। अच्छा, ये क्या करते हैं? केवल अंडे देने के लिए घोंसले होते हैं। जब अंडों के बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में रहते हैं। पक्षी एक समय पर दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। देखो, इधर उधर देख रहे हैं तो दो अलग चीज़ों को देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो एक ही चीज़ को देख रहे हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती और वह गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने में हेल्प करते हैं, उन्होंने गर्माहट भी देते हैं। इनके नए पंख आते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, बट इनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद है छोटे छोटे छेद होते हैं इनमें, जो पंखों को ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से, ठीक है, सुनता है। ये छोटे छोटे छेद होते हैं इसके सुनने के लिए। उसके बाद पर्सनैलिटी है, अल्बेरूनी है एक पर्सनैलिटी। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले ये यात्री भारत आए थे। अल्बेरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। अल्बेरूनी ने बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर से ये वो जो इन्हें अपने देश से अलग लगी, वो चीज़ों को इन्होंने देखा। तालाबों के बारे में इन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। किताब उल हिंद लिखी थी इन्होंने इंडिया के बारे में। ठीक है, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों और रस्सियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ, जैसे यहाँ पे जल है, पानी है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना देंगे ऐसे। ठीक है, उतरने चढ़ने के लिए रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है, क्योंकि चारों तरफ रास्ते हैं। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बेरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बछेंद्री पाल कौन थी? इंडिया की पहली और संसार की, वर्ल्ड की 5वीं महिला थी, जिन्होंने क्या था, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरांचल के चमोली जिले में हुआ था, बम्पा गांव में 24 मई 1954 को 1954 को। बचपन में एक पिकनिक पर गई थी, जहाँ भी 4,000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उत्तराखंड से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके कौन थे गाइडर? कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, उसके बाद 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम मेंबर बनी और 23 मई 1984 को 1:07 पर अपना पहला कदम रखा था। इन्होंने चोटी पर रखा था। ठीक है, 8848 मीटर की ऊंचाई है इसकी। 8850 या 8900 मीटर में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है आपके। ठीक है जी। अच्छा, तो आपने आंसर क्या करना है? 8848, 8848 मीटर। ठीक है, एक और मेंबर भी गई थी इनके साथ। एक साथ कदम रखा था, नहीं रख पाए थे इन्होंने। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने रखा, सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली वहाँ की। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। कल्पना चावला कौन थी? भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी और 17 मार्च 1962 को करनाल में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा में। 1988 में एम्स से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी इन्होंने। नासा का अनुसंधान केंद्र, इसका मतलब है एम्स का। 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की स्टार्टिंग हुई। फिर इसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी। इस दौरान 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए इन्होंने और उसके बाद 16 जनवरी 2003 को दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 की उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर लौटते टाइम पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया और इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये आपने पढ़ के जाना है अच्छे से। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो चांद पर 1969 में गए थे। ठीक है, उसके बाद सुनीता विलियम्स है। सुनीता विलियम्स के बारे में, अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी सुनीता विलियम्स। 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। गुजरात, अहमदाबाद से थी ये। 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था और जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को इन्होंने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है, इसमें इनका चयन हो गया। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला थी।
महिला थी, ठीक है। अनुभव क्या था इनका स्पेसशिप में, उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम बैठ नहीं सकते हैं, तैरते रहते थे, पानी भी नहीं रुकता था वहाँ पे, बबल्स बन के फ्लोट करने लग जाता था हवा में, ठीक है। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था, और नो नीड टू कोम, कंघी करने की जरूरत नहीं थी, बाल वहाँ खड़े हो जाते थे अपने आप, ठीक है। ऐसे सिर के बाल ऐसे ऊपर की तरफ खड़े हो जाते थे, खड़े ही रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी, एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था, ठीक है। वहाँ पे तैरते ही रहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, ये क्या थी? वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश की थी, 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं, भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं इन्होंने। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजम, ये कौन है? भारतीय नौसेना के डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं ये महिलाएं भाई। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली और किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्ना मंडी जम्मू कश्मीर राजौरी जिले में है, ठीक है। और चमकता सितारा कौन है? सूर्यमणि चमकता सितारा है, ठीक है। और गीत गानों त्योहारों को पहचाने, ये चाहता था कि हमारे गीत गानों को त्योहारों को लोग पहचाने, अपने ट्रेडिशन को पहचाने, चाव से पहने अपने ट्रेडिशन को, ठीक है। जड़ी बूटियों की समझ हो सब में, बांस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखें और स्कूल की भाषा तो सीखें, अपनी भाषा भी सीखें, ठीक है। रिश्ता भी उनसे जुड़ा रहे, कुड़क भाषा का भी रिश्ता जुड़ा रहे। झारखंड आदिवासी समाज की भाषा ये कुड़क भाषा, यह सब तोरांग केंद्र में होता है, ठीक है। तोरांग क्या है? कुड़क समाज होता है और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब वासवी दीदी और कई लोगों की हेल्प से सेंटर खोला इन्होंने। उसने एक जगह का नाम रखा था तोरांग, कुड़ुक भाषा में मतलब जंगल, ठीक है। जंगल क्या है? जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, वह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह जगह को चाहे उगा सकते हैं, जो भी चाहे उगा सकते हैं, उन्हें वहां से हटाया नहीं जाएगा जो उनकी उगाई चीज होगी, ठीक है। जंगल का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है और खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और दांडी यात्रा है उसके बाद। दांडी यात्रा कब की थी? 1930 में गांधी जी ने की थी। अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दे रखी है उस पर कोई भी बंदिश नहीं लगा सकता। लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की, इस गलत कानून को तोड़ दिया। राकेश शर्मा कौन थे? भारत के फर्स्ट जो थे अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। जन्म क्या हुआ था? जन्म इनका हुआ था 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में, ठीक है। उसके बाद 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताने के बाद धरती पर आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र दिया गया इनको और इन्होंने सोवियत रूस से यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इंदिरा गांधी ने पूछा हमारा देश कैसा लगता है अंतरिक्ष से? उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विष्णु चिचालकर, ये कौन थे? इंदौर मध्य प्रदेश के थे। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, ठीक है। उसके बाद तरुण भारत संघ क्या है? एक NGO है। इसके संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र सिंह जी हैं। ये संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह को रैमन मैगस से पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? पिछले 25 वर्ष में देश भर में 10,000 से ज्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। और उसके बाद दड़की माई क्या है? राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा टाइम घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में दड़की माई की मदद की थी, ठीक है, मदद की है। और ब्रेल लिपि क्या है? लुइस ब्रेल फ्रांस का था आविष्कार। लुइस ब्रेल ने क्या किया? एक सेकेंड, अच्छा, लुइस ब्रेल फ्रांस का था, इसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। उसके बाद 13 साल की एज में पिता के औजारों से खेलते थे ये, और खेलते हुए आंखों की इनकी रोशनी चली गई थी। पढ़ने में रुचि थी इनकी। तरीका निकाला लुइस स्क्रिप्ट का, इन्होंने आविष्कार कर दिया इसका।
तो इन्होंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट थी जिसके ऊपर 6 बिंदु, ऐसे 6 बिंदु बने होते हैं, इस पे बेस्ड 6 बिंदुओं पर बेस्ड होती है। एक मोटे कागज पर नुकीली चीज से 6 बिंदु उभारे जाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ना उभरे होते हैं, हाथ लगाने से पता चलता है कि यहाँ पे कोई चीज है। ठीक है, 6 बिंदु 3 भरे जाते हैं, 3 भरे उभारे जाते हैं सॉरी उभारे जाते हैं। ठीक है, टचिंग करके पड़ा जाता है, इसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। उसके बाद वेलक्रो क्या है, 1948 की घटना है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल ने बीजों को अपने कपड़ों से चिपका देखा तो हैरान रह गए। उन्हें ध्यान से देखने पर पता चला कि इनमें छोटे छोटे हुक थे। इनकी हेल्प से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। ये देखकर मेस्ट्रल ने आइडिया आया वेलक्रो का। ठीक है, तो जैसे बैग के ऊपर लगे होते हैं ना, ऐसे टीचर से उनको ऐसे खोलते हो तो ऐसे साउंड करते हैं, आवाज करते हैं, वही वाले थे वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया अपना कंप्लीट। तो हम पेडागोजी भी कर लेते हैं, जितना हो सकेगा कर लेते हैं कंप्लीट। आई थिंक इसमें मेमोरी खत्म होने वाली है, कंप्लीट हो नहीं पाएगा। हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेडागोजी में क्या है, देखो ईवीएस की थीम है, इसमें टोटल 6 चीजें होती हैं। फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, वाटर, फूड, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं वो चीजें आती हैं। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स में कौन कौन से आते हैं, रिलेशनशिप्स आते हैं, वर्क एंड प्ले आता है, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ये सब चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, ये इसकी सब थीम है 4, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये वाली। और मूल्यांकन के संकेतक और प्रोसेस स्किल क्या आता है, बच्चों में किसी चीज को समझना और घुमाने ले गए, जैसे उनको संकेत क्या देंगे, ये सब चीजें। जैसे अवलोकन, रिपोर्ट करना, सबसे पहले क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, देखेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे। और वर्णन सुनाएंगे, उनको चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर दिखाना, तालिका, नक्शे बनाकर ऑब्जर्व करो, ये हाथी है, ये गैंडा है, ये सब चीजें देखो, उनको दिखाएंगे। ठीक है, और चर्चा करना, सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना, बच्चे को आपस में, जैसे बच्चे को ना राय पूछेंगे, उसकी जानेंगे और उसको अपने बारे उसको बताएंगे उस चीज के बारे में। बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, टीचर से चर्चा करेंगे, इस एक सींग क्यों है, इसका डिजाइन ऐसा क्यों है, और गाय के 4 थन क्यों है, लंबा मुंह क्यों है, ये सब चीजें ऐसे डिस्कस करने से उनको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मरवाना है। अभिव्यक्ति, चित्र द्वारा हाव भाव से, सृजनात्मक, हाथों से छू कुछ बनाकर बताना, ये सब अभिव्यक्ति। जितना ज्यादा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएंगे उतना ज्यादा वो सीख पाएंगे। व्याख्या करना, तर्क देना, तर्क के आधार पर, जैसे ये चीज ऐसे क्यों तर्क देना। बट जू में जो बताना पड़ेगा वो क्या होगा, चीता, ये गैंडा है, ये हाथी है, जू में लेकर जाएंगे उनको जैसे घूमने के लिए। नेगेटिव इसमें क्या है, मूल्यांकन करवा रहे बच्चों का, जैसे व्याख्या करनी ही पड़ेगी तुमको, ऐसे उनके साथ ऐसा नेगेटिव व्यवहार नहीं करना। वर्गीकरण क्या करना, समूह बनाना, और ये समानता, अंतर जानना, उनमें ये सब चीजें करके बताना बच्चों को कि इसमें ये है, ये गैंडे का ऐसा होता है, हाथी का ऐसा होता है, ये सब चीजें। प्रश्न करना, जिज्ञासा व्यक्त करना, समालोचनात्मक चिंतन और अच्छे प्रश्न बनाना। बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा क्यों चलता है, मोटा क्यों है, पतला क्यों है, हाथी मोटा क्यों है, चींटी पतली क्यों है, ये सब चीजें। ठीक है, विश्लेषण करना, पूर्वानुमान, परिकल्पना करना, अंदाजा लगाना, निष्कर्ष निकालना, एनालिसिस करेंगे, उनके खान पान के बारे में सवाल करेंगे बच्चे तो उनको सही से जवाब देना। प्रयोग करना, वस्तुओं का जुगाड़ प्रयोग करना, किसी को एक फल देंगे, किसी को दूसरा फल देंगे, जैसे उनको खिला के देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन क्या खाता है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता। बच्चे हर चीज एनवायरनमेंट में कुछ न कुछ सीखते हैं ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि के प्रति सेंसिटिव होते हैं तो हाथ फेरने लग जाते हैं अपने आप, तो उनको उनके साथ दोस्ती भी हो जाएगी। सहभागिता, जिम्मेदारी लेना, पहल करना, साथ मिलकर काम करना सीखना, इन सब से ये सब चीजें आएंगी उनको। जैसे आप घुमाने ले जाओगे ना, जू वगैरह दिखाओगे तो उनमें ये सब चीजें आएंगी, मिलके काम करने लग जाएंगे, इधर उधर जानवर देखेंगे और बच्चा सहभागिता करता है। ईवीएस का नेचर कैसा होता है, इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, 3rd 4th 5th में पढ़ाया जाता है। प्राइमरी क्लास के बच्चे में एनवायरनमेंट को समग्र रूप में देखते हैं, एनवायरनमेंट को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, ना कि पार्ट्स में। इससे जुड़े किसी को जैसे साइंस और एसएस के रूप में नहीं देखते हैं, सीधा ईवीएस बोलते हैं इसको। ठीक है, और एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग 1st एंड 2nd क्लास में ईवीएस एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ईवीएस से बल्कि इससे जुड़े कौशल को लैंग्वेज और मैथ से जोड़ने की बात कही गई है। ईवीएस में क्या कहा गया है कि लैंग्वेज और मैथ से जोड़ो इसको। ठीक है, मीन्स मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू ईवीएस के कौशल सिखाए जाते हैं। लर्निंग ऑफ ईवीएस कैसी होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, लोकल टू ग्लोबल होती है, मूर्त से अमूर्त होती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे सिंपल चीजें बताना, सबसे पहले ये पेड़ है,
फिर उसके बाद बताना कि ये आम का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, ठीक है। लोकल टू ग्लोबल मतलब पहले अपने घर से शुरू करके फिर बाहर के बारे में सब कुछ, अपने एनवायरनमेंट के बारे में दूर दूर तक की चीज़ों को बताना। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब पहले जो उसको चीज़ें दिख रही हैं उनको बताना, फिर उसको इमेजिन करके बताना कि हाँ अब दिमाग में इमेजिन करो, ये सब चीज़ें होती हैं। असेसमेंट फॉर्मेटिव समेटिव, ये तो आपको पता ही है। फॉर्मेटिव कौन सी होती है? जो ड्यूरिंग लर्निंग, जैसे हर मिनट हर घंटे में जैसे 1 घंटा बच्चे को पढ़ाया, फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे, उसी टाइम उसका असेसमेंट हो गया कि इसको कितना समझ में आया। समेटिव क्या होता है? लास्ट में जब जाके पेपर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं। ये 3 तरह की होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ये फॉर्मेटिव जो होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, लर्निंग के लिए असेसमेंट करना। समेटिव क्या होती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की असेसमेंट करना। और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है? खुद का आकलन करना, ठीक है। और उसके बाद टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं? पोर्टफोलियो होता है, एक फाइल होती है। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक फाइल होती है, बच्चे से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड, नाम, फैमिली, अचीवमेंट, कमियां सब उसमें लिखा जाता है। टीचर सारे रिकॉर्ड इस फाइल में रखता है। जब नेक्स्ट क्लास में जाता है तो टीचर अगली क्लास वाले टीचर को दे देता है, उससे नए टीचर को पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसा है, ठीक है। और रिकॉर्ड क्या आता है? रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है कि इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, सारे रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं। एनेक्डोटल, टोटल टोटल आ रहा है ना, टोटल में क्या आ रहा है? टोटल नाम से लग रहा है टोटल, टोटल सारे रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं। उसके बाद कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। कम्युलेटिव, कमू क्लास, कम टू क्लास, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। एकेडमिक अटेंडेंस, अचीवमेंट्स, क्या क्या उसने अचीव किया, एकेडमिक कैसा है वो, उसकी अटेंडेंस कितनी है, कितनी नहीं, आया नहीं आया, ठीक है। और रेटिंग स्केल क्या होता है? असेसमेंट का टूल। असेसमेंट का टूल होता है जिसमें बच्चों की जो अचीवमेंट होती हैं, परफॉर्मेंस होती हैं, उनके उसमें उनको एक स्केल पर रेटिंग दी जाती है। जैसे ऐसे स्केल पर बना के दे दिया, इस बच्चे की 5, इस बच्चे की 10, ऐसे रेटिंग दी जाती है, ठीक है। और रूब्रिक्स क्या होता है? मतलब ऐसे एक ही बच्चे को देनी है तो ऐसे, मतलब इस टाइम पे 5, इस मंथ में 5 थी, इस मंथ में 10 थी, इस टाइप से। रूब्रिक्स एक तरह की मार्गदर्शिका होती है। ये असेसमेंट का एक टूल है जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी तरह के स्टूडेंट्स के काम के सभी घटकों के में अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। और स्टूडेंट्स के अधिगम के आकलन के उपयोग किए जाने आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका रूब्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और बच्चे ने इससे कुछ पूछा, जैसे उसने आंसर लिखा, आंसर दिया, लिख कर बच्चा अपना आकलन करता है कि ये है, ठीक है। चेकलिस्ट क्या होती है? सिर्फ यस और नो में आंसर देना जाता है। भारत में पीएम कौन है? मोदी है, यस, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो अर्धवार्षिक, वार्षिक या वार्षिक होगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी, ड्यूरिंग होगी, असेसमेंट फॉर लर्निंग होगी, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है फॉर्मेटिव, ऑफ होती है समेटिव। और उसके बाद बच्चे को संवेदनशील, सेंसिटिव बनाना। जितना ज़्यादा बच्चे को सेंसिटिव बनाओगे उतना ही ज़्यादा आगे जाके अच्छा बच्चा बनेगा, ठीक है। बच्चों को सेंसिटिव बनाना, और किसके प्रति किसके प्रति बनाना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रति, जेंडर के प्रति बनाना है, ताकि कभी जेंडर बायस ना करे। और दिमाग, जैसे सामान्य बच्चों के प्रति, दिव्यांग और सामान्य बच्चों के प्रति सेम रहे, ठीक है। और लो लेवल आईक्यू और हाई लेवल दोनों को बराबर रखो, दोनों को अलग अलग नहीं रखना, सेम रखना है। हर पोजीशन पे उनको बराबर का पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि जिनका आईक्यू कम है उनको पीछे बढ़ा दो और पढ़ाओ ही ना। एनवायरनमेंट के प्रति तो हर हाल में बताना है उनको, ठीक है। प्लांट्स, वाटर, एनिमल्स, इन सब के बारे में बताना है। और पर्यावरण उद्देश्य क्या है? एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? शिक्षा का केंद्र चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चा केंद्रित होना चाहिए। ऐसे नहीं भी टीचर अपनी मर्जी से जो उसका मन करे वही पढ़ाता रहे। बच्चा चाइल्ड सेंटर शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। खुद खोज करे, पता लगाए, उनको खोज करने के अवसर दिए जाएं। ऐसे नहीं सीधा बता दो कि हाँ ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये है, वो है, ठीक है। बच्चों को रटने की प्रवृत्ति कम हो, डेफिनेशन आदि के स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके, उत्सुकता बता सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, प्रश्न कर सके। एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को जेंडर बायस नहीं करना, लैंगिक भेदभाव नहीं करना, संवेदनशील बनाना है उनको। और होशियार क्या करना है उनका? हाशियाकरण, ये पता नहीं क्या है, कुछ और ही है, यहाँ पे आएगा शायद, ठीक है। के मुद्दे पर समालोचना की जा सके। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उनमें विकसित हो, बैकवर्ड जो बच्चे हैं उनमें भी थिंकिंग विकसित हो, जिसमें वो खुद अपना फैसला ले सके, सही है या गलत है, ये सब चीज़ें वो कर सके, पता कर सके, ठीक है। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। उसके बाद है आपका फील्ड ट्रिप। सरल प्रारूप जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। सरल प्रारूप वर्ड आपका जहाँ भी आ जाए एग्जाम में वो नेगेटिव है।
फील्ड ट्रिप ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है फील्ड ट्रिप। प्लांट्स सिखाने हैं, जैसे बच्चों को नर्सरी या पार्क में लेके जाओ, वहाँ पे दिखाओ उनको डायरेक्ट, ठीक है। प्री प्लानिंग पूरी योजना के साथ स्कूल लेकर जाना, नज़दीक के स्थान पर जाना। ईवीएस की पढ़ाई को क्लास के बाहर से भी जोड़ना चाहिए, एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। ऑब्जर्वेशन अवलोकन खुद करें, बच्चे प्रकृति में खुद भ्रमण करें, उनको नीड होती है इस चीज़ की, ठीक है। और अवलोकन के साथ साथ उनके स्किल्स भी डेवलप हो सकें, कौशल बढ़ सकें उनके, ठीक है। ईवीएस टीचर कैसा होना चाहिए? बच्चे को महत्व देना चाहिए, जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि इनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। लोकतांत्रिक वर्ड पॉजिटिव है। लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए क्लास का। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। गुड करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए। और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल से बाहर के ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। पढ़ाई को रटने से मुक्त करना और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, परीक्षा में लचीलापन हो, गतिविधियों से जोड़ना, ठीक है। और उनको जैसे गतिविधियों से जोड़ना मतलब वो कुछ खुद करके देखें बच्चे ऐसे, ठीक है। और जैसे दूसरों पे डिपेंड ना रहे, मतलब टीचर ही उनको ना बताता रहे खाली, वो खुद भी पार्टिसिपेट करें। और स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यूज। राष्ट्रीय वैल्यूज बताना उनको, मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना, ठीक है। जानकारी देना गलत है, ज्ञान देना सही है, ठीक है। परीक्षा को आसान बनाना सही है, परीक्षा को आसान बनाना गलत है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में परीक्षा को क्या है? आसान बनाना है, लचीला बनाना है, ठीक है। तो ये सही है आपका। उसके बाद ईवीएस क्लासरूम कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए, बच्चे आपस में चर्चा करके सीखें। पिक्चर रीडिंग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, स्टोरीज बता के बच्चों को सिखाना चाहिए, स्टूडेंट्स क्वेश्चन करें। और पीयर लर्निंग होनी चाहिए ग्रुप में, जैसे बच्चे आपस में चर्चा करके सीखें। बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग पर भी लिखा होना चाहिए, छपा होना चाहिए सारा कुछ, ताकि बच्चे आते जाते क्या है पढ़ के उसको अच्छे से समझ सकें। ईवीएस बुक कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, धर्म से संबोधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव हो, ना कि मोटी और अभद्र सी हो, अजीब सी हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलेवेंट, प्रासंगिक होनी चाहिए, बच्चे से जुड़ी होनी चाहिए। और ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं पता होनी चाहिए, जैसे बछिंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, ये सब अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है ये, बच्चों को स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसे नहीं भी 5th 3rd 4th में उनको 10th वाला +2 वाला सिलेबस करवाने लग जाओ। उसके बाद कम्युनिटी रिसोर्स कैसा होना चाहिए? कम्युनिटी रिसोर्स कैसे? तालाब, पार्क, जहाँ पे सब लोग मिलते हैं और अनुभव और सीखने के अवसर देते हैं, एक दूसरे को अनुभवों का शेयर करते हैं। और ऑथेंटिक टास्क क्या है? प्रमाणिक कार्य होना चाहिए, मतलब उनको प्रमाण देकर बताना चाहिए कि हाँ ये ऐसे है, और खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखें। हर जगह मान्य हो, ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणिक काम करवाना चाहिए, हर जगह मान्य हो ऐसा काम, जिसमें बच्चे की सबसे ज़्यादा सहभागिता हो, इम्पोर्टेंस हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे बच्चा, जिससे डाटा भी ऑथेंटिक आए। और एग्जाम्पल के लिए सरकारी आंकड़े हो गए, ठीक है। और उसके बाद है, बस ये लास्ट है आपका, क्लास की 4 दीवारी जितनी हाइट किसकी है? डिजर्ट ओक की। और एक्सपेरिमेंट करके सीखें बच्चे। और एकल परिवार और आता है उसमें, एकल परिवार क्या होता है? जिसमें पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं खाली, और पेरेंट्स और सारे दादा दादी, चाचा चाची, ये सब क्या होते हैं? ये संयुक्त परिवार होता है। तो यहाँ पे आपका ईवीएस का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, चाहे आपकी सीडीपी थी, चाहे आपका पेडागोजी थी, एनवायरमेंट, ईवीएस की पेडागोजी और ईवीएस कंप्लीट, ठीक है। तो ये आप वीडियो करके चले जाना और देख के पढ़ के अच्छे से याद करके, जो भी इसमें करवाया, कुछ याद ना हो तो आप इसमें कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी मैं, कुछ आपको चीज़ याद ना हो रही हो तो आप बता देना, ठीक है। तो सभी को बोलता है वेरी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, सबका एग्जाम क्वालिफाई हो, सभी को राधे राधे।